कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही डरावनी कॉलोनी देखने को मिलती है जिसके अंदर सभी लोग अपनी लाइफ बड़े खौफ के साथ गुजार रहे थे। हालांकि उन्हीं में से ब्रैड नाम का एक आदमी रात होने से पहले पूरी कॉलोनी के अंदर बेल बजाते आगे बढ़ता जा रहा था, जिसके बारे में आप लोगों को भी जल्द मालूम हो जाएगा क्योंकि पूरी कॉलोनी के अंदर सभी लोग ब्रैड की बेल की आवाज सुनते ही अपने अपने घरों को बंद करते जा रहे थे, जिसमें सभी के पास एक कॉमन चीज थी, वो उन्हीं का तिलिस्मानी पत्थर, जिसे सभी अपने डोर को लॉक करते ही आगे लगाते जा रहे थे। लेकिन ब्रैड सब के बाद भी नहीं रुकता, जो पूरी कॉलोनी को लॉक करवाते ही आखिर में एक फैमिली को भी घर के अंदर जाने का कहता है, जो बाहर अपने फादर के इंतजार में थी। लेकिन रात होने से पहले ही सभी को अपने घरों में वापस जाना था, जिसकी वजह से ब्रैड अपने बेटे को, जो इस टाइम एक दूसरे से नाराज थे, रूम में जाता देखते ही वहां से रवाना हो जाता है, जो कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। और ऊपर से वहीं पर एक हॉस्पिटल भी मौजूद था, जिसके अंदर से क्रिस्टी बेल की आवाज सुनते ही सभी को बाहर निकाल देती है। हालांकि वहां पर कुछ ज्यादा पेशेंट भी नहीं थे, जिनमें से एक को गेम खत्म करते ही क्रिस्टी अपने साथ तय खाने में चलने का कहती है ताकि वहां पर रहकर रात गुजार सकें। हालांकि उसके साथ पुलिस ऑफिसर केनी भी मौजूद था। जिन सभी की ये कॉलोनी थी तो बहुत ही छोटी, लेकिन जान जाने का खतरा बहुत ही ज्यादा था, और इसी वजह से ऑफिसर लड़का भी रात होने से पहले अपने घर की तरफ निकल पड़ता है ताकि टाइम पर अंदर पहुंच सके। जिसके बाद केनी के जाते क्रिस्टी भी अपने स्टोन को डोर के ऊपर लगा देती है ताकि पूरी रात महफूज रह सके। और ये सभी कॉलोनी वाले ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर रात टाइम एक बहुत ही खतरनाक आत्मा लोगों को मारने के लिए आती थी, जिससे बचने का बस एक ही रास्ता था, और वो ये स्टोन। अब दूसरी तरफ ब्रैड भी सभी कॉलोनी वालों को अपने अपने घरों में पहुंचाते खुद स्टेशन के अंदर पहुंच जाता है। जिसकी दूसरी तरफ अब हमें भी फ्रैंक नाम का एक और आदमी देखने को मिलता है, जो इसी टाइम बार के अंदर पूरी तरह नशे में था। हालांकि उसे वहां का वर्कर जाने के लिए भी बहुत कहता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। और इसी के साथ फ्रैंक की फैमिली भी अपने घर में फ्रैंक का इंतजार कर रही थी ताकि उसी के साथ डोर लॉक करें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो दोनों माँ बेटी रात के ज्यादा होने पर उसी वक्त ही घर के अंदर पहुंच जाती हैं ताकि शैतानी मॉन्स्टर के आने से पहले खुद को महफूज कर लें। लेकिन बीच में इनसे भी एक बहुत ही बड़ी गलती हो जाती है, जो मेगन को अकेला छोड़ते जो ही डोर लॉक करती है तो बीच में बच्ची को भी अपने घर से बाहर किसी बूढ़ी की आवाज सुनाई देने लगती है, जो मेगन को अपनी ग्रैंडमा कह रही थी। और होता भी ऐसा ही है क्योंकि वो पूरी तरह फ्रैंक की मॉम जैसी लग रही थी, जो इसी टाइम मेगन से विंडो ओपन करने का कहती है। और ये सब कुछ लॉरेन खुद भी देख रही थी, जिसके मना करने से पहले ही मेगन के विंडो खोलने पर इन दोनों माँ बेटी की भी वहीं पर मौत हो जाती है, जो सब कुछ बर्दाश्त कर पाना ब्रैड के लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि फ्रैंक को अब तक भी मालूम नहीं था कि मेरी फैमिली के साथ क्या हुआ, जो इस टाइम बार से बाहर निकलते ही अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद का सीन ही कुछ अलग था, जो घर के सामने लोगों को देखते और भी परेशान हो जाता है। हालांकि उसे पहले तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जल्दी ब्रैड के बाहर आने पर इसे भी हर चीज का पता चल जाता है, जो सब कुछ बस फ्रैंक की एक ही गलती से हुआ था, जिसकी वजह से ब्रैड भी इसे जोरदार थप्पड़ मारने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि मेरी एक छोटी बच्ची भी है जिसकी खातिर मुझे टाइम पर घर जाना चाहिए। और ऊपर से इसने घर में विंडोज भी लॉक नहीं की थी। अब आखिर में ब्रैड भी फ्रैंक को साथ लेकर उसी की फैमिली के पास पहुंच जाता है, जहां पर दोनों माँ बेटी को चुड़ैल ने बहुत ही बुरी तरह मार दिया था, जिस सबसे पूरी की पूरी कॉलोनी बहुत ही डर जाती है, क्योंकि यहाँ पर पहली घटना घटे पूरे 96 डेज हो चुके थे और अब ये सारा का सारा टाइम टेबल भी खत्म हो गया था। जिसकी दूसरी तरफ अब हमें भी एक और फैमिली देखने को मिलती है, जिसमें हस्बैंड वाइफ जिम और टैबी के होने के साथ साथ दो बच्चे जूली और पैथन भी शामिल थे, जो चारों के चारों बड़े आराम के साथ अपनी आरवी पर निकले आगे बढ़ने लगते हैं ताकि टैबी की मॉम के पास जा सकें। और इसी बीच जूली अपने भाई के साथ खेलते डराने में लगी हुई थी, जो सब कुछ जिम को बस एक मजाक ही लग रहा था। लेकिन मॉम जूली के इन कामों से ज्यादा खुश नहीं थी, जब खेल के दौरान ही पैथन के आदमी को मार देती है, जिसे ये खुद भी बहुत बुरी तरह गुस्से में आ जाता है और हर हाल में अपने खिलौने को जिंदा करने का कहता है, जो मॉम बड़ी मुश्किल के साथ पैथन को समझाते ही मसला हल कर देती है। लेकिन काफी देर के सफर के बाद इन्हें अब तक भी कोई हाईवे नहीं मिलता, जिससे टैबी को तो डर लगने लगता है, जो इतना तो जान ही चुकी थी कि हम रास्ता भूल चुके हैं। लेकिन जिम इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था और इसी के साथ बस आगे बढ़ने में ही लगे हुए थे कि तभी रास्ते में इन्हें भी आरवी को रोकना ही पड़ता है, जहां पर रोड के ऊपर एक बहुत ही बड़ा पेड़ गिरा हुआ था, जिसको देखकर इनके अपने भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब इस फैमिली को भी एक और सर्कल पार करना पड़ेगा, जिसे पैथन हटाने का भी कहता है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था और ऊपर से उसी जगह पर बहुत सारे कौवों को एक साथ देखकर ये सभी भी वहां से डर के मारे निकल पड़ते हैं। जिनकी दूसरी साइड पर अब हमें भी कॉलोनी के अंदर ब्रैड का बेटा एलिस देखने को मिलता है, जो अपने रूम
में गर्लफ्रेंड की पेंटिंग बनाने में लगा हुआ था। और इस सब से फातिमा थी भी बहुत हैप्पी, जो नहीं जानता था कि उसका फादर भी मेरे घर में पहुंच चुका है, जहां पर ये कॉलोनी से कुछ दूर एक और जगह में लाइफ गुजारते थे, जिसकी सीनियर के साथ मिलते ब्रैड भी एलिस के रूम में पहुंच जाता है ताकि उसे मेगन की मौत का बता सके। लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद एलिस पर इस सब का जरा भी असर नहीं होता, जो सभी जानते थे कि इस जगह पर रात टाइम एक भी गलती से पूरी फैमिली की जान जा सकती है। और इसी के साथ ये फादर को भी मेगन की प्रार्थना पर आने से मना कर देता है, जिन दोनों के बीच में पूरा का पूरा साव का आंकड़ा था। अब दूसरी तरफ चलते हैं जिम के पास, जो अपनी गाड़ी को चलाता ही आखिर में उसी कॉलोनी के अंदर पहुंच जाता, जहां बर्ड अपने साथियों के साथ रहता था, जो सभी इस टाइम मेगन की ग्रेव पर प्रार्थना कर रहे थे। और कॉलोनी में एंटर होने के बाद जिम को भी ये सब कुछ बहुत अजीब लगता है। और इसी वक्त बर्ड भी इन सभी को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि आज तक जो भी इस कॉलोनी में आया कभी भी वापस नहीं जा सकता। और इसी वजह से पहली बार सभी को जिम से सच बताने के लिए भी मना करता है, क्योंकि इस तरह उनकी परेशानी में और भी इजाफा हो जाएगा। जिस बात पर अमल करते प्रार्थना खत्म होने के बाद कोई भी जिम को रिप्लाई नहीं दे रहा था कि उन्हें किस तरफ जाना चाहिए, सिवाय बर्ड और पुलिस वाले कैनी के, जो जिम से मिलते ही उसे बिल्कुल सीधा जाने का कहते हैं। और ये भी सारी बात सुनते हैं गाड़ी को लेकर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ता है, जो इसे कभी भी नहीं मिलने वाली थी। और इस सब के बारे में बर्ड खुद भी जानता था कि ये फैमिली जहाँ से कभी वापस नहीं जा सकती, जो इस टाइम बस एक ही रास्ते पर आगे जा रहे थे, लेकिन कहीं पर भी मंजिल का नामो निशान नहीं था, जिससे टैबी तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। जो सभी इस बार दोबारा उसी कॉलोनी के अंदर पहुंच जाते हैं, जिसके बारे में जिम पहले तो टैबी की एक भी बात नहीं सुनता, क्योंकि वो जान चुकी थी कि हम जितना भी चाहें यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, और ऊपर से घूम भी सर्कल के अंदर रही हैं। जिसकी बातों पर तीसरी बार कॉलोनी में एंटर होते जिम को भी यकीन हो जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत है ही, जिसकी वजह से गुस्से की हालत में अपनी आरवी को उल्टी तरफ चलाना शुरू कर देता है, जो सब कुछ बर्ड भी वहीं पर देख रहा था। और इस बार सभी को रोकने के लिए पूरे के पूरे रोड पर ट्रैप लगा देता है, ताकि उन्हें रोककर अपने घरों में सेफ रख सकें। जो इस टाइम बस आगे जा ही रहे थे कि बीच में गाड़ी के सामने आने पर इनका भी जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे ये फैमिली मेंबर बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। लेकिन पैथन का कोई भी अता पता नहीं था, जिसकी टांग के अंदर एक रॉड घुस गया था। अब बाहर की तरफ गाड़ी से एक आदमी बाहर निकल कर आगे की तरफ चलना शुरू कर देता है, ताकि इनके लिए कोई मदद ढूंढ सके। हालांकि उसकी अपनी हालत भी कुछ अच्छी खासी नहीं थी, और आखिर में पहुंच भी बर्ड के पास ही जाता है, जो अफसर को आदमी का ख्याल रखने का कहते ही खुद जंगल की तरफ निकल पड़ता है ताकि उनकी जान बचा सके। अब कैनी भी हेनरी को साथ लेकर कॉलोनी में क्रिस्टी के पास पहुंच जाता है ताकि इसका इलाज कर सके। जो आर्मी में फैमिली का सुनते ही हेनरी अपनी साथी के पास छोड़ जाती है ताकि बाकी लोगों के पास जाकर उनकी जान बचा सके। जहाँ पर अब बर्ड पहुंचते ही गाड़ी में एक और आदमी के दिखने पर हैरान ही हो जाता है, जो पूरी तरह नशे की हालत में था, जिसकी वजह से ये जेड को गाड़ी के साथ लॉक करते ही आर्मी के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर जिम अपनी फैमिली के साथ बहुत ही बुरी हालत में था। जिसके बाद बर्ड उसे देखते ही खामोश रहने का कहता है ताकि इनकी जान बचा सके, जिसमें सभी के सभी थे तो जिंदा, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब थी। जिनकी दूसरी तरफ कैनी भी क्रिस्टी को साथ लेकर आगे जा ही रहा था कि बीच में एलिस के दिखने पर इसे भी अपने साथ ले लेते हैं, जो नहीं चाहता था कि मेरा फादर इस टाइम अकेला रहे। जिसके बाद एक्सीडेंट की जगह पहुंचते ही क्रिस्टी जेड के दिखने पर इसका इलाज शुरू कर देते, लेकिन उसे कुछ खासे जख्म भी नहीं आए थे। और ऊपर से जेड क्रिस्टी को देखते ही उस पर लाइन मारना शुरू कर देता है, जो कैनी के लिए बर्दाश्त कर पाना बहुत ही मुश्किल था। जिसके बाद क्रिस्टी से कहते ही बर्ड के पास जाने का कहता है, जिन्होंने टैबी और जूली को बाहर भी निकाल लिया था, जिसे बर वक्त ट्रीटमेंट देने के लिए गाड़ी के अंदर ही रुकना पड़ेगा, जिससे बर्ड के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि रात होने से भी पूरे 40 मिनट बाकी थे, जिसकी वजह से खुद पत्थर के भरोसे अकेले ही गाड़ी में रात गुजारने का सोचते हैं, जिसके लिए क्रिस्टी खुद भी मान जाती है। हालांकि कैनी उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। और अब टैबी भी अपने बेटे को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, जिसके बारे में वो बड़ी मुश्किल के साथ जिम को समझाते ही जाने के लिए राजी कर लेता है। हालांकि उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि रात टाइम इस जंगल में किस चीज का खतरा है, लेकिन फिर भी जूली और टैबी कैनी के साथ कॉलोनी की तरफ निकल पड़ते हैं, जबकि बर्ड क्रिस्टी और जिम पैथन के साथ ही गाड़ी में रात गुजारेंगे। जहां पर अंदर आते बर्ड बिना टाइम वेस्ट किए ही पूरी आर्मी को बंद कर देता है, लेकिन उन्हें दूसरी तरफ हेनरी की कोई भी खबर नहीं थी, जिसे क्रिस्टी के साथ ही बैंडेज करने के बाद जो ही पीछे छोड़ जाती है, तो बीच में हमें वहीं पर सारा नाम की एक और लड़की देखने को मिलती है, जिसके इरादे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। और होता भी ऐसा ही है, जो हेनरी के साथ बातों के दौरान ही उसी की गर्दन में कील घुसा देती है, जिस सबसे अनजान बर्ड भी आखिर में गाड़ी के ऊपर स्टोन को लटका देता है ताकि हम पूरी रात आत्माओं से महफूज रहें। हालांकि ये सब कुछ जिम को अजीब भी लगता है, लेकिन ये टाइम उसे समझाने का नहीं था, जो पैथन के होश में आते ही उसी के इलाज को शुरू कर देते हैं, जिनके करीब पीछे पीछे सभी लोग आरवी के करीब ही इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। और ये कोई और नहीं बल्कि वही लोग थे जिन्होंने ग्रैंडमा बनकर मेगन को भी मार दिया था। जबकि दूसरी तरफ कैनी की गाड़ी भी रास्ते में जाते वक्त अपने लगाए हुए ट्रैप के अंदर पंचर हो जाती है, जिसके बाद ये भी जूली और टैबी से बिना रुके कॉलोनी तक पहुंचने का कहते हैं, चाहे फिर रास्ते में जो भी हो जाए। हालांकि उनकी कॉलोनी थी भी बहुत करीब,
और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब चलते हैं दूसरी एपिसोड की तरफ, जहां दोबारा से हमें कुछ पिछले सीन देखने को मिलते हैं, जिसमें जिम, बॉयड और क्रिस्टी आरवी के अंदर ही पैथन के इलाज में लगे हुए थे। हालांकि उन्हें इस सब के बारे में कोई भी पता नहीं था कि केनी और एलिस के साथ दूसरी तरफ क्या हुआ, जो इस टाइम सभी को साथ लेकर जो ही आगे की तरफ जा रहे थे तो बीच में गाड़ी के पंचर होने पर इनके अपने भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम ज्यादा टाइम इस जगह के अंदर रुके तो मारे जाएंगे, जिसकी वजह से सभी को साथ लेकर कॉलोनी की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। और उन्होंने जूली के साथ मॉम को भी इस सब के बारे में बता दिया था, चाहे रास्ते में जो भी हो जाए किसी को भी रुकना नहीं, और वो करते भी ऐसा ही हैं। जिन्हें रास्ते में कॉलोनी तक जाने के लिए बहुत जोरदार बारिश का भी सामना करना पड़ता है, जिसमें सभी के सभी भीगे होने के साथ साथ डरे हुए भी बहुत ज्यादा थे। हालांकि एलिस के साथ में कोई सब की कोई भी खबर नहीं थी कि हमारा साथी इस टाइम कहाँ पर मौजूद है, जो इन्हें देखते ही उसी के सामने जाकर डोर लॉक कर देते हैं ताकि खुद की जान बचा सकें, जिसके लिए फातिमा तो बहुत ही गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वो किसी भी हाल में एलिस को घर के अंदर लेकर आना चाहती थी, चाहे फिर जो भी हो जाए। और ऊपर से डोर पर मौजूद आदमी गन के साथ किसी को भी अंदर नहीं दे रहा था, जिसके बाद वहीं पर एंट्री होती है एलिस की, जो सभी को साथ लेते ही अब घर के सामने पहुंच जाता है। लेकिन आगे डोर ना खुलने पर इनके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अब मॉन्स्टर आने पर बस थोड़ी देर बाकी है, जिसके बदले में टाइम के साथ अब जूली को भी वहीं पर कुछ लोग अपनी तरफ आते हुए नजर आते हैं, जिन सभी को इसने पहले कभी भी नहीं देखा था, और वो थे भी एक साथ पूरी टीम में। हालांकि उनमें से एक लड़के पर केनी गोली के साथ फायर भी करता है, लेकिन फिर भी उन सभी के ऊपर गोलियों का जरा भी असर नहीं होता, जो आखिर में इस घर की सीनियर आते ही फातिमा के कहने पर डोर खुलवा देती है, जिसके बाद इनको भी घर में एंटर होते सुकून की सांस नसीब होती है। अब चलते हैं बॉयड के पास, जो बड़ी मुश्किल के साथ गाड़ी में पैथन के इलाज में लगे हुए थे ताकि उसकी जान बचा सकें। लेकिन ये काम भी कोई आसान नहीं था, क्योंकि बीच में अब इनकी गाड़ी के ऊपर भी सभी मॉन्स्टर बाहर आ चुके थे, जिससे बॉयड भी बहुत डरा हुआ था कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं की। हालांकि अब तो उन्हें उसी वक्त गाड़ी में मदद करने की भी आवाज सुनाई देती है कि अगर तुम्हें हमारी हेल्प चाहिए तो अंदर आ जाएं। लेकिन बॉयड ये गलती कभी भी नहीं करना चाहता था। हालांकि इस सब के लिए जिम तो वहीं पर ही मान जाता है, लेकिन उसे इस कॉलोनी की एक भी चीज के बारे में पता नहीं था कि यहाँ पर क्या होता है, जिसकी वजह से बैड उसी वक्त ही मना कर देता है। लेकिन जिम अपने बेटे को बचाने की खातिर उसकी बात मानने के लिए राजी नहीं था, जिसके बदले में बैड और उसकी आपस में लड़ाई भी होती है, जिन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हम इस तरह के जंगल में फंसेंगे। और अब जिम को भी बैड के साथ हारने के बाद दोबारा पैथन के साथ बैठना पड़ता है। और अब तो बैड ने उसे इतना भी बता दिया था कि इस जगह के अंदर रात टाइम बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर घूमते हैं, जिन सभी के बारे में हम खुद भी नहीं जानते कि ये कौन है। लेकिन अगर ये हमारे घरों में एंटर हो जाएंगे तो वो अंदर आने के बाद किसी को भी नहीं छोड़ते, और इस बार भी ये हमसे तलिस्मान पत्थर नीचे उतारने का कह रहे हैं, ताकि इसके उतरने पर इन सभी को भी गाड़ी के अंदर एंटर होते मार दें, जो बैड कभी भी नहीं होने देगा। और इस बात से जिम को खुद भी बहुत अजीब लगता है। जबकि दूसरी तरफ चलते हैं टेबी और जूली के पास, जो घर में एंटर होते ही बंदी बना लिए जाते हैं, क्योंकि इस जगह का ये सबसे पुराना असूल था, जो नए आने वाले लोगों को पकड़ते ही इसी तरह बांध कर किलर्स के बारे में बताते थे। जिसके बाद जूली को अलग और टेबी को एक और रूम में ला कर दिया जाता है, ताकि इन्हें इस जगह की हकीकत के बारे में बता सकें, जिसके लिए दोनों माँ बेटी बहुत ही डरी हुई थी। और एलिस ने भी सीनियर के कहने पर जेड को इलाज के लिए बांध दिया था, ताकि ये उसकी जान बचा सकें, क्योंकि रास्ते में आते वक्त ये भी गिर कर बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया था, जिसको वहीं पर एक लड़की देखते ही लट्टू हो जाती है, क्योंकि ये लड़का रूमी को बहुत ही पसंद आ गया था, जिसकी वजह से एलिस के जाने के बाद खुद भी उसी के साथ बैठ जाती है ताकि इसके होश में आते सब कुछ बता सके, जिससे एलिस खुद भी बहुत हैरान था। और अब चलते हैं सीनियर के पास, जो टेबी के पास जाते ही उसे हर चीज के बारे में बताने लगती है कि तुम्हें मॉन्स्टर पर यकीन है या नहीं। लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि टेबी को इस वक्त बस अपनी बेटी की ही पड़ी थी, जिसकी वजह से सीनियर जो ही टेबी की रस्सियां खोलती है तो ये भी बिना देरी किए डोर ओपन करते वहां से भागने में लग जाती है, जो बात सीनियर को जरा भी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो इसे समझाने में लगी हुई थी, जबकि ये औरत तो सुनने का नाम ही नहीं लेती। जिसकी बेटी को भी इस टाइम एक और रूम में लॉक कर दिया जाता है, जहाँ पर सबसे पहले एंट्री भी एक रिक नाम के आदमी की होती है, जो जूली के पास आते ही बातों में लग जाता है, जिससे ये लड़की तो बहुत ही डरी हुई थी, जो नहीं जानती थी कि इस बूढ़े के क्या कमाल है, जिसको बीच में बातें करता देखते ही फातिमा वहां से जाने का कहती है, जिससे ये लड़की बहुत ही पसंद आ गई थी। और वो सबसे पहले जूली को ये भी बता देते कि तुम एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हो, जो सुनकर इसे तो बस एक मजाक ही लग रहा था, क्योंकि घर में इसकी जरा भी इज्जत नहीं थी। और फातिमा भी सब कुछ खत्म करते है जूली को इस कॉलोनी के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगती है कि यहाँ पर तुम्हें अपनी लाइफ किस तरह से गुजारना है। और ये बात सुनकर जूली खुद भी बहुत डरी हुई थी,
जिसे फातिमा हाथ खोलते ही अब और ज्यादा बताने लग जाती है, जो आगे जाते जूली के होश ही उड़ा देती है, क्योंकि अब फातिमा उसे ले एलिस के रूम में गई थी जो पूरी तरह से पेंटिंग में फुल था। और जूली उन्हें देखकर हैरान हो जाती है, जो नहीं जानती थी कि इस जगह के अंदर भी इस तरह का पेंटर मौजूद होगा, जहाँ पर सभी की सभी पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ कमाल की भी थी। और जूली भी फातिमा को बता देती है कि ये लड़का बहुत ही कमाल का है, जो अपने बॉयफ्रेंड की तारीफ सुनने के बाद खुद भी बहुत हैप्पी हो जाती है। जहाँ पर अब वो जूली को अपने बारे में भी सब कुछ बता देती है कि हम इस जगह रात टाइम सारी विंडोज लॉक करके सोते हैं और इसी रास्ते से ही हमारी जान बची हुई है, वरना बाहर मौजूद सभी मॉन्स्टर किलर अंदर आते हैं इनकी जान ले लेते हैं। और वो तो जूली को ये भी बता देते हैं कि इस जगह पर हमारी जान भी बस इसी तलिस्मान पत्थर की वजह से बची हुई है, जिन सभी से अनजान। अब क्रिस्टी भी पैथन के इलाज करने में लगी हुई थी, लेकिन तब्दीली के कोई भी चांस नहीं थे और ऊपर से ये किलर भी उन्हीं की गाड़ी के ऊपर पहुंच जाते हैं। हालांकि मदद का सुनते जिम भी उन्हें विंडो से बाहर देखने लगता है, जो बात वाइट को जरा भी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो जानता था कि हम तलिस्मान की वजह से ही महफूज हैं। लेकिन ज्यादा आवाज सुनने के बाद अब क्रिस्टी भी बहुत ज्यादा डर जाती है कि हम बचने वाले हैं या नहीं, क्योंकि ये लोग तो अब पहुंच भी उन्हीं की गाड़ी के ऊपर गए थे, जिसकी वजह से वाइट भी बस बच्चे के ऊपर तवज्जो देने का कहता है। हालांकि इनकी दूसरी तरफ अब कैनी भी अपने फादर को लेकर बहुत परेशानी में था कि अब वो किस हाल में होगा, जिनका ऊपर से दिमाग भी कुछ हिला हुआ था और इसी के साथ कैनी की एलिस से भी नहीं बनती थी, जिसके मुंह से वो अपनी क्रिस्टी का सुनता तो बहुत ही गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरी क्रिस्टी उस जगह पर रहे। हालांकि इसने तो क्रिस्टी को रोकने की भी बहुत कोशिश की, जिसकी बात ना मानने पर अब कैनी को भी आखिर में वापस आना ही पड़ता है, जहाँ पर कैनी का फादर इस टाइम नर्स के साथ खेलने में लगा हुआ था ताकि खुद को मसरूफ रख सकें। लेकिन ये खेल भी उनकी जिंदगी का आखिरी खेल था, जिसके बारे में वो बस नर्स के साथ बातों में ही मसरूफ था कि बीच में हमें भी उसी वक्त हॉस्पिटल के अंदर सारा नाम की लड़की देखने को मिलती है, जिसने पिछले एपिसोड में तो हेनरी को मार भी बहुत बुरी तरह दिया था, लेकिन अब तक भी वो वहीं पर रुकी हुई थी। और ऊपर से सारा के अपने अंदर भी मॉन्स्टर मौजूद था, जो उसी के कंट्रोल में आते अपने सामने दिखने वाले सभी लोगों को मारने लग जाती, जिस सब के बदले में इसे भी बहुत दुख होता, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं लोगों की जान लूं, लेकिन मॉन्स्टर के कंट्रोल में ये किसी बात को भी नहीं सोच पाती थी। और इस बार भी ये हेनरी की जबान काटने में लग जाती है, जिस बात से बेखबर केनी भी फादर के साथ बातों में मसरूफ था कि मेरा फादर किस तरह होगा, जिसने कभी भी लाइफ में अपने फादर को अकेला नहीं छोड़ा था। और दूसरी तरफ क्रिस्टी भी बड़े आराम के साथ पैथन की बॉडी से रॉड निकाल लेती है। हालांकि उसे इस सब में तकलीफ तो बहुत ही हो रही थी, लेकिन फिर भी ये बड़ी चालाकी के साथ उसकी बॉडी से रॉड निकाल कर बैंडेज कर देती है ताकि और ज्यादा खून ना बहे। लेकिन जूली को इस सब का कोई भी पता नहीं था, जो आखिर में पहुंच भी एलिस के रूम में ही जाती है, जो इंटर होने के बाद जो ही बेड पर जाते सोने लगता है तो बीच में जूली को देखते इसके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो नहीं जानता था कि जूली यहाँ पर अब तक भी मौजूद है। जिसके बाद दोनों ही बातों में लग जाते हैं, जहाँ जूली उससे पेंटिंग के बारे में भी पूछने लगती है, जो एलिस का बचपन से सपना था। जिस सब को सुनते टेबी भी बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे जरा भी समझ नहीं आ रहा था कि इस दौर में भी मॉन्स्टर नाम की कोई चीज मौजूद है। जिसके बदले में सीनियर भी उसे अपनी बहन की एक कहानी बताने में लग जाती है, जो दोनों रास्ते में जाते वक्त ही अपने सामने एक पेड़ को गिरा देखकर बहुत ज्यादा डर जाती हैं, जिसके बदले में इन्हें भी वापस आना पड़ता है। वो रास्ता कॉलोनी का था, जिससे बाहर कोई भी नहीं जा सकता था। और यही सब कुछ सुनने के बाद इन्हें भी बस एक मजाक लग रहा था, लेकिन अपनी बहन की डेथ होने के बाद सीनियर को भी यकीन हो जाता है कि यहाँ पर रात टाइम बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर मौजूद हैं, जिनसे बच पाना बहुत ही मुश्किल है सिवाय तलिस्मान पत्थर के। और इसी वजह से वो टेबी को भी कोई गलती ना करने का कहती है, जिससे टेबी भी बहुत डरी हुई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि किसी भी वजह से मेरी फैमिली को नुकसान हो। जो इस टाइम गाड़ी के अंदर पैथन के सेट होने पर बहुत ही हैप्पी थे, लेकिन जिम को अब भी बाहर के लोगों का गुमान था कि कहीं ये सच ना हो। जो बात करने के दौरान या पैथन भी होश में आते इन्हें एक बहुत डरावनी पेंटिंग के बारे में बताने लगता है, जिसे उसने ख्वाब में देखी थी। और ये सेम वही पेंटिंग थी जो इस टाइम रिक अपने रूम में बैठा बना रहा था। अब चलते हैं कैनी के पास, जो नशे की हालत में जो ही फादर के साथ ऊपर जाने लगता है तो बीच में ही स्टेयर के ऊपर बैठ जाता है, जिन्हें कोई भी पता नहीं था कि अब मेरे फादर के साथ क्या होने वाला है। जबकि दूसरी तरफ सारा भी अब इन सभी को मारने के बाद अपने रूम में जाते फ्रेश होने लगती है, जिसके भाई को भी इसकी हालत देखकर सब मालूम हो गया था कि ये इतनी डरी हुई क्यों है। जहाँ पर नर्स हेनरी को खाना देने के लिए जो ही रूम में जाती है तो मरा हुआ देखकर इसके अपने भी होश उड़ जाते हैं, जहाँ पर रूम में और भी मॉन्स्टर पहुंच चुके थे, जिनसे बचने के लिए ये भी एक और रूम में पहुंच जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और दूसरी तरफ गाड़ी में भी जिम के पत्थर उठाने पर सभी मॉन्स्टर इनकी जान के पीछे लग जाते हैं, जो बस क्रिस्टी का एक बहुत ही बुरा सपना था, जो सुबह होने के बाद खुद भी जान के सेफ होने पर बहुत हैप्पी हो जाते हैं, जिनके पास बीच में आर्मी से बाहर निकलते जूली भी अपनी मॉम के साथ पहुंच चुकी थी, जो सभी को जिंदा हालत में देखते बहुत ही हैप्पी हालत में थे, क्योंकि इनकी फैमिली को जरा भी नुकसान नहीं हुआ था। जिसके बदले में कैनी भी क्रिस्टी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। और अब तो सारा ने भी इस सब के बारे में अपने भाई को बता दिया था कि मेरे अंदर एक बहुत ही बड़ी खतरनाक चीज है जो अंदर ही अंदर मुझे खा रही है। हालांकि मैंने उसका मुकाबला करने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जिसकी वजह से मुझे हर बार ही लोगों को मारना पड़ता है, जिन्होंने इस बात को किसी भी कॉलोनी वाले
वाले से शेयर नहीं किया था। जो अब जो ही कैनी के फादर के पास जाते हैं तो वहाँ पर भी नर्स के साथ उनकी बहुत बुरी तरह मौत हो गई थी, जिसको बर्दाश्त कर पाना कैनी के लिए बहुत ही मुश्किल था। और वो इसी वजह से ये सारा गुस्सा निकालने के लिए जंगल में जाते पेड़ काटने लग जाता है, जो बात बर्ड को भी हैरान कर देती है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि किसी की भी जान जाए, लेकिन फिर भी उन्हें अब बहुत सारे काम करने थे, जिसका कहते ये भी कैनी को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। और ऊपर से तो बर्ड ने वापस आने के बाद सारी डेट भी मिटा दी थी, जो अब आखिर में अपने ऑफिस के अंदर चेयर पर बैठते ही फैमिली की चाबी देखकर उसी के बारे में सोचने लगता है, जिसके बारे में हमें भी अगली एपिसोड के अंदर पता चलेगा। लेकिन अब पैथन को भी रूम में बैठे मिरर से बाहर कोई बच्चा देखने को मिलता है, हालांकि उसे पैथन के सिवा कोई और देख भी नहीं सकता था। और इसी के साथ हमारे ब्याह की ये एपिसोड खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब चलते हैं तीसरी एपिसोड की तरफ, जहां पर राइट टाइम पैथन को भी अपने सामने एक छोटा बच्चा देखने को मिलता है, जिसे उसके सिवा कोई और देख भी नहीं पा रहा था, जो बात एक बहुत ही बड़ी अपने अंदर राज थी। हालांकि पैथन उसके बारे में अपनी बहन को बताने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जो नहीं जानते थे कि ये लड़का कहाँ पर मौजूद है। जिसके बाद की बारी थी कैनी की, जो नहीं चाहता था कि मेरे फादर की इस तरह मौत हो, जिन्हें पिछली एपिसोड में सभी मॉन्स्टर ने मिलकर बहुत बुरी तरह मार दिया। तो ऊपर से सारा भी उन्हीं के कंट्रोल में थी, ताकि कॉलोनी में मौजूद सभी उनको मार सके। हालांकि वो ऐसा करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन मॉन्स्टर के कंट्रोल में होने पर इसे भी मजबूरन ऐसा करना पड़ता है, जिसके बारे में अब ख्वाब के अंदर टैबी मॉन्स्टर देखकर खुद भी बहुत बुरी तरह डरी हुई थी, जिनके बारे में कॉलोनी के अंदर किसी को भी पता नहीं था, जो इस टाइम मजे करने के बाद वहीं पर एक साथ सोए हुए थे। उन्हीं में टैबी भी आखिरकार नींद से जागते जिम को इस सब के बारे में बता देती है कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है, जहाँ पर मॉन्स्टर इंटर होते सभी को हमला कर देते हैं। जो था तो बस टैबी का एक सपना, लेकिन फिर भी सबका डर आज तक डोना और उसके साथी वाइट के दिल में मौजूद था, जो इस टाइम अपने रूम के अंदर जेड को आवाज करता सुनते ही बहुत गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि डोना नहीं जानते थे कि ये लड़का भी उन्हीं के साथ आया हुआ है, जिसके बदले में इसको भी शुरुआत से हर चीज का बताना पड़ेगा। जो काम था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन डोना भी बिना रिस्क लिए जेड को हर चीज के बारे में बताने लगती है कि ये पूरी कॉलोनी मॉन्स्टर के कंट्रोल में है, जिसके बारे में सोच कर दूसरी तरफ वाइट का अपना भी यही हाल था, जिन्होंने आज के दिन फ्रैंक को अपनी बीवी और बेटी के मरने की सजा देनी थी। और इसी बारे में सोच कर वाइट खुद भी बहुत बुरी तरह डरा हुआ था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं फ्रैंक को कोई भी सजा दूं, जहां पर उसे किसी को मारने की बजाय बस रात टाइम एक बॉक्स के अंदर डालना था, जिसे वाइट ने इस कॉलोनी में सभी लोगों को सजा देने के लिए बनाया था। और इस बार ये इस्तेमाल भी पहली बार होने जा रहा था, जो सारा कोई फ्रैंक की गलती से हुआ था, और वो खुद भी इस बारे में जानता था कि मेरी फैमिली बस एक ही गलती से मारी गई, जिसके बदले में मेरे लिए ये सजा बिल्कुल भी कुछ नहीं। और इसी के साथ वाइट फ्रेश होने के बाद पांच भी अपने ऑफिस में जाता है, जहाँ पर इस टाइम जेल के अंदर फ्रैंक सोया हुआ था। और वाइट इसे देखते ही अपने बारे में एक सच बता देता है कि मैं ये सब कुछ कोई जाती दुश्मनी नहीं, बल्कि तुम्हारी की हुई गलती की सजा दे रहा हूँ, जिसको फ्रैंक खुद भी अच्छी तरह से जानता था, और उसे ये सजा भी कबूल थी, जिससे वाइट पहले तो बहुत ही हैरान होता है, लेकिन फ्रैंक के मुंह से अपनी बेटी के बारे में सुनते ही इसके भी होश उड़ जाते हैं। जो जानता था कि अगर मैं उस रात घर टाइम से जाता तो मेरी फैमिली कभी भी ना मरती, जिसको वाइट अब अपने साथ लेते पहुंच भी एक जंगल के अंदर जाता है, जहाँ पर फ्रैंक अपनी बेटी के साथ आया करता था। और ये जगह उसे पसंद भी बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से वाइट को कुछ टाइम यहीं पर रुकने का कहता है, ताकि अपनी बेटी की अच्छी यादों के साथ अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे गुजार सकूं। जिसके बदले में वाइट भी इसे जाने से पहले तलिस्मान पत्थर दे देता है, ताकि इसके साथ रात टाइम उसकी जान बची रहे। जो सारा कुछ बस इसी का अपना ही प्लान था, ताकि फ्रैंक को कुछ भी ना हो। जिनकी दूसरी साइड पर अब डोना भी जेड को सुबह होने से पहले हर चीज की इन्फॉर्मेशन दे देती है कि किस तरह तुम इसी घर के अंदर अपनी लाइफ गुजारनी है। हालांकि ये सारा प्रोसेस था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन फिर भी जेड को रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, वरना एक भी गलती से उसके साथ बाकियों को नुकसान पहुंच सकता है। जो सारा कुछ बस जेड को एक मजाक ही लग रहा था, और वो इसे बस एक पजल समझ रहा था कि हम इस जगह की पजल सॉल्व करते बाहर निकल सकते हैं, जिससे डोना को भी यकीन हो जाता है कि ये लड़का हमें किसी बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। जो इस टाइम कॉलोनी से बाहर निकलते अपने सामने लोगों को देखकर बहुत हैप्पी हो जाता है, जिससे ये सारा कुछ बस सिनेमैटिक के अंदर एक फिल्म ही लग रही थी, जिसके अंदर जेड अपने सामने एक लड़की के दिखने पर साइकिल लेते ही वहाँ से आगे की तरफ निकल पड़ता है, ताकि इस कॉलोनी के बारे में और जान सके, जिसके अंदर पैथन अब तक भी उसी व्हाइट शर्ट वाले बच्चे के साथ बातों में लगा हुआ था। लेकिन वो एक दिन भी पैथन के साथ कॉलोनी के अंदर नहीं घुसा, जिसके बीच में उसी वक्त मॉम आते ही पैथन के साथ बातों में लग जाती है, जो हर हाल में बस यहाँ से बाहर निकलना चाहता था, जिससे मॉम अपने पाँव के सेट होने तक इसी बेड के ऊपर ही रहने का कहती है। लेकिन ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाना जूली के लिए बहुत ही मुश्किल था, और वो इसी वजह से मॉम को बताने के बाद वहाँ से निकलकर वॉक पर चली जाती है, ताकि खुद को फ्रेश रख सके।
सके, जिनके लिए दूसरी तरफ कैनी की मॉम ने खाना भी बना लिया था, जो इस कॉलोनी में मौजूद सभी लोगों के लिए खाना तैयार करती थी। हालांकि उनके दिल में अब तक भी अपने हस्बैंड की मौत का दुख था, लेकिन फिर भी काम को नहीं छोड़ती, जिसके लिए कैनी अपनी मॉम को मना भी करता है, लेकिन इस सब का कोई भी फायदा नहीं होता। जिसके बाद गिलास गिरने पर मॉम के उठाने से उनका हाथ भी बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया था, जिसे कैनी के लिए बर्दाश्त कर पाना बहुत ही मुश्किल था। जो जानता था कि अभी मॉम के लिए कोई दिन काम करना मुमकिन नहीं। जिनकी बातों को दौरानी वहीं पर सारा भी पहुंच जाती है, जो जेन के साथ खाने में हाथ बटाती थी, और इस बार भी सभी लोगों के आने के बाद उन्हें खिलाने में लग जाते हैं, जिसमें वो सभी थे भी एक ही लाइन के अंदर। लेकिन बीच में जेड की एंट्री होते सभी के सभी हैरान ही हो जाते हैं, क्योंकि वो अब तक भी मजाक के मूड में ही था, जिसकी वजह से लाइन तोड़कर खाने को लेने की भी कोशिश करता है, जो बात जेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और इसी वजह से वो बिना टाइम वेस्ट किए जेड पर गुस्सा होते लाइन में आने का कहती है, ताकि सभी रूल्स के साथ ही अपने कामों को सरंजाम दें। जिन सभी से दूर विक्टर अब तक भी अपनी कैलकुलेशन में लगा हुआ था, ताकि इस कॉलोनी से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ सके, लेकिन ये बस उसी का सपना ही रह जाना था, जिसकी कैलकुलेशन के मुताबिक सभी पेड़ जंगल से बाहर निकल कर आगे की तरफ जा रहे थे, जो इन सभी के लिए मसला तो बहुत ही बड़ा था। लेकिन जूली तो इन सभी की फार्मिंग देखकर ही हैरान हो जाती है, जहां पर सभी लोग अपने खाने को भी खुद ही उगाते थे, जिसके बारे में फातिमा उसे यकीन दिलाती है कि जल्द तुम भी इस जगह के अंदर रहना सीख जाओगी। जिसका फादर इस टाइम अपनी फैमिली के पास जाते ही बहुत हैप्पी अंदाज में मजे करने लगता है, जो पैथन के कपड़े भी गाड़ी से बाहर निकाल कर ले आया था, और जिम तो इस बार अपनी फैमिली को खुश करने के लिए उन्हीं के साथ खेलना शुरू कर देता है, जिससे पैथन तो बहुत ही हैप्पी हो जाता है, क्योंकि अब तो जिम ने टेबी को भी नहीं छोड़ा था, जहाँ पर बीच में जूली के आने पर जिम उसे भी नहीं छोड़ता, जो पूरी तरह से एक बहुत ही हैप्पी फैमिली थी, जिन्हें उसी वक्त डोना आते ही फादर के पास जाने का कहती है, ताकि खुद के रहने की जगह चूज कर लें, जिसमें उनके पास बस दो ही रास्ते थे, जिनमें से एक कॉलोनी और दूसरा टाउन हाउस में रहने का, और ये उन्हीं में से एक कोई चूज कर सकते हैं, जो बात इस फैमिली के लिए बहुत ही मुश्किल थी, जिसकी वजह से फादर भी अब इन सभी को अपने साथ ले जाकर फ्रैंक के हाउस में पहुंचा देता है। लेकिन रास्ते में टेबी के मुंह से बॉस का सुनते हैं, उसकी हकीकत भी उन लोगों के सामने आ जाती है, जो यहाँ पर रहने का सबसे बड़ा और खतरनाक असूल था, क्योंकि अगर इनमें से किसी की भी गलती के सबब किसी दूसरे की जान चली गई तो सभी कॉलोनी वाले उसे पकड़कर इसी केज में लाक करते मास्टर के हवाले कर देंगे, जो उनके जुर्म से भी बढ़कर सजा होगी, और ये आज से पहले कभी इस्तेमाल भी नहीं हुआ था, जिसके बारे में सुनते खुद टेबी भी हैरान हो जाती है, जिन्हें आखिर में फादर फ्रैंक के हाउस ले जाकर इसकी भी सारी हकीकत के बारे में बता देता है, जहाँ पर इनसे पहले की और फैमिली को मास्टर ने मार दिया था, जो नहीं जानते थे कि हमारे साथ भी इस तरह का हो सकता है या नहीं। हालांकि ऊपर जाने पर अब तो टेबी खुद भी रूम में मेगन और लोरीन का ब्लड देखते बहुत बुरी तरह डर जाते हैं, और ऊपर से वो नहीं चाहते थे कि मैं इस तरह के हाउस में अपनी फैमिली के साथ रहूं, जहां पर पिछले मर्डर के खून के निशान अब तक भी मौजूद थे। लेकिन जिम जानता था कि हमारे पास इसके सिवा कोई और रास्ता भी नहीं, और इसी वजह से किसी भी हाल में टेबी को यहाँ पर रहने के लिए मना लेता है, ताकि अपनी जान को बचा सके, वरना वो ये भी जानते थे कि हम इस कॉलोनी से बाहर नहीं जा सकते, जिसके बारे में अब सारा भी होटल के बाहर अपने भाई को देखते उसी के पास पहुंच जाते, जो नहीं चाहता था कि सारा आज के दिन यहीं पर काम करे। लेकिन सारा उन्हें शक करने का कोई भी मौका नहीं देना चाहती थी, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए एथन को उसी वक्त ही वहां से रवाना कर देती है। अब चलते हैं जेड के पास, जो खाने के दौरान बैड भी कैनी के पास ही जाता है, ताकि उसे इस कॉलोनी के बारे में कोई क्लू ले सके। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, जो जान चुका था कि ये आदमी कभी भी जिंदा नहीं रह सकता, जिसे इतनी बड़ी हकीकत बस एक मजाक ही लग रही है। हालांकि वो जेड को इस सबसे बाहर आने का भी कहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, जिसके जाने के बाद कैनी यही सब कुछ क्रिस्टी को भी बता देता है कि ये आदमी ज्यादा टाइम जिंदा नहीं रह सकेगा, जिसके दिल में बस कैनी के लिए बहुत ही प्यार था, और यहीं पर इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत भी हो ही जाती है, जिन्हें जरा भी इतना पता नहीं था कि दूसरी तरफ पैथन इस वक्त क्या कर रहा है, जिसके चलने के लिए वेलेस ने लकड़ी के साथ एक स्टैंड भी बना लिया था, ताकि वो आसानी के साथ इसकी मदद से चल सके, जो बात जूली को बहुत ही अजीब लगती है, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ये लोग हमारी मदद क्यों कर रहे हैं। जो फातिमा सुनते ही हल कर देती है कि हम यहाँ पर बस एक दूसरे के लिए जिंदा रहते हैं। जिन सभी से लगा विक्टर भी अपनी कैलकुलेशन के बारे में पैथन को बता देता है कि ये पेड़ आहिस्ता से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे ये बच्चा भी बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि वो भी जानता था कि इस जंगल में एक ऐसा बच्चा भी मौजूद है जिसके साथ मेरी दोस्ती होते हुए भी अंदर नहीं आ सकता, और यही सब कुछ विक्टर को सुनाते उसे भी हैरान कर देता है। जो पैथन को दिखने वाला बच्चा उसी का ही दोस्त था, जिसके साथ मिलने पर अब विक्टर भी उसे मेरी तरफ से हेलो कहने का कहता है, जो बात जूली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और वो इसी वजह से
से पैथन को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है, जिन्हें ये आदमी पूरी तरह से क्रीपी लग रहा था। और ऊपर से अब जेड भी जंगल में जाता एक टनल के अंदर घुस जाता है, जो बस पूरी तरह से इसे बनाया हुआ एक प्लेन लग रहा था, जहाँ बीच में आगे जाते ये खुद भी अंदर एक आदमी की डेड बॉडी देखकर बहुत बुरी तरह डर जाता है, जो थोड़ी बहुत अभी तक भी जिंदा हालत में थी, जिसके बदले में बाहर निकलकर उसी वक्त ही वहाँ से निकल पड़ता है ताकि खुद को और मुश्किल में ना डाले। जिसका पूछने के लिए बर्ड खुद भी फादर के पास पहुंच जाता है ताकि फ्रैंक की जान बचाने का कोई रास्ता ढूंढ सके, लेकिन ये उसी के अपने ही बनाए हुए असूल थे, जिनको तोड़ने से बर्ड की सभी लोगों की नजर में रेपो भी खत्म हो सकती है, जो फादर कभी भी नहीं चाहता था, क्योंकि पूरी कॉलोनी में वाहिद बर्ड ही एक ऐसा आदमी था जिससे सभी लोग बहुत बुरी तरह डरते थे। और इस बार अगर बर्ड ने ही अपने असूलों को तोड़ दिया तो इसकी बात कोई भी नहीं मानेगा, जिसकी वजह से ये भी अब जाने से पहले फादर को गालियां निकाल कर वहाँ से चला जाता है ताकि अपने बनाए हुए बॉक्स को देख सके, जो पूरी तरह से क्रीपी लग रहा था। और अंदर जाने के बाद खुद बर्ड भी उसी के अंदर बैठ जाता है ताकि फ्रैंक के जाने पर उसी की फीलिंग महसूस कर सके, जो सारा कुछ बहुत ही खतरनाक होने के साथ साथ डरावना भी था। जिसके बाद की बारी थी जिम की फैमिली को अपने रहने की जगह चुनने की, जिनसे फादर एक ग्रासी प्लॉट में सभी के सामने खुद की जगह चुनने का कहता है, जिसके लिए जिम तो खुद के रहने के लिए टाउन हाउस चुनता है, जबकि उसी वक्त इनकी बेटी जूली कॉलोनी में रहने का फैसला करती है, जिसके लिए उसका फादर और मॉम तो बिल्कुल भी राजी नहीं थे, जो जानते थे कि कॉलोनी हमारी बेटी के रहने की जगह बिल्कुल भी नहीं, जिसकी वजह से खुद ही कॉलोनी में रहने का कहते हैं। लेकिन बर्ड अब ऐसा नहीं चाहता था, जिसके कहने पर उसका बेटा कॉलोनी में ही जूली का ख्याल रखेगा, जिसके फैसले से मॉम डैड तो बिल्कुल भी राजी नहीं थे, लेकिन जूली अब फातिमा के साथ उन्हीं में शामिल हो जाती है। और ऊपर से बीच में फ्रैंक आते उन्हें अपनी फैमिली के बारे में भी बताने लगता है कि मैं अपनी छोटी बेटी का कातिल हूँ, जिसकी वजह से ये सजा मेरे लिए बिल्कुल ही सही है। और वो इसी के साथ बर्ड का दिया हुआ पत्थर भी उसे वापस कर देता है ताकि मेरी जान कोई भी न बचा सके, जिससे जेड तो और भी हैप्पी हो जाता है। और बर्ड उसी वक्त ही जेड को कहनी के हवाले करते वहाँ से जाने का कहता है, क्योंकि बर्ड इस वक्त जेड के साथ बात करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। लेकिन ये लड़का भी किसी से कम नहीं था, जो आखिर में जेड को सच साबित करने के लिए उसी के साथी की ग्रेव के करीब ले आता है, जहाँ पर उसकी बॉडी से कपड़ा हटने पर इसे भी यकीन हो जाता है कि ये कोई मजाक नहीं बल्कि एक तला हकीकत है, जिसने उसके सबसे प्यारे साथी की जान ले ली। और अब तो रात होने से पहले सभी कॉलोनी वाले फ्रैंक को भी साथ लेकर बर्ड के बनाए हुए बॉक्स में लॉक कर देते हैं, जिसके अंदर उसने पूरी रात बितानी थी। और इस सबसे फ्रैंक को बहुत डर भी लगा हुआ था, लेकिन फिर भी हिम्मत करते वहीं पर बिना आवाज के बैठ जाता है, जिनके सभी मेंबर अब अपने घरों को लॉक करते ही पत्थर सामने लटकाने में लगे हुए थे, जो सब कुछ जिम भी उन्हीं की तरह ही करता है, जो फ्रैंक के घर में एंटर होने के बाद खुद भी सबसे पहला काम पत्थर को लटकाने का करता है। जिसके बाद कैनी भी सब कुछ साबित करता है, जेड को अपने घर में ले आता है ताकि वहाँ पर वो आराम के साथ अपनी लाइफ गुजार सके, जिसकी मॉम इस टाइम भी अपने हस्बैंड की यादों में बहुत बुरी तरह रो रही थी। और जिम भी सब कुछ खत्म करते पैथर को सुलाने के लिए बुक्स पढ़ने में लग जाता है, जबकि उनकी बेटी दूसरी तरफ पार्टी करने में मसरूफ थी। जिन सभी से अनजाना फ्रैंक के पास भी मॉन्स्टर आना शुरू हो जाते हैं, जिन सभी से ये डरा हुआ तो बहुत ही था, लेकिन फिर भी हिम्मत करते वहीं पर बैठ जाता है। जिसके बाद वह मॉन्स्टर भी फ्रैंक को बॉक्स में एंटर होने के बाद बुरी तरह मार देते हैं। और इसी के साथ हमारे आज की ये तीसरी एपिसोड भी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब चलते हैं एपिसोड 4 की तरफ, जहां शुरू में ही हमें पैथन और विक्टर एक साथ देखने को मिलते हैं, जिन्हें कोई भी पता नहीं था कि इस जगह के अंदर हमारे साथ क्या होगा। हालांकि विक्टर पैथन को इतना भी बता देता है कि मैं यहाँ पर पेड़ों को आगे की तरफ आता हुआ देख रहा हूँ, जो बात इन सभी के लिए बहुत ही खतरे वाली थी, जिस सब के बारे में विक्टर ने आज तक कभी भी कॉलोनी के अंदर किसी दूसरे आदमी को नहीं बताया था। जिसके बाद हमारा सीन भी वापस पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर इस जगह के अंदर हम एक बहुत ही छोटे बच्चे को टनल से बाहर आता हुआ देखते हैं, जो डरा हुआ तो बहुत ही था, लेकिन फिर भी किसी तरह करते अपने खाने के बॉक्स को साथ लेकर बाहर पहुंच जाता है, जिससे अपने चारों तरफ डेड बॉडीज के सिवा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, जिन्हें मॉन्स्टर ने बहुत ही बुरी तरह मार दिया था। और ये भी उन सभी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि था भी विक्टर खुद, जिसे इस टाइम अपने सामने पेंटिंग बनाता देखते ही जूली भी बहुत ज्यादा डर जाती है, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि विक्टर मेरी सोते पर पेंटिंग बनाएगा। और ये बात इसे बहुत अजीब भी लगती है, जिसकी वजह से विक्टर जूली को बताता है कि मैं यहाँ पर हर आने वाले लोगों की पेंटिंग बनाकर अपने पास रखता हूँ ताकि उन्हें ख्वाबों में जाने के बाद भूल न जाऊं। और ये बात थी भी सच, क्योंकि विक्टर इन सभी लोगों से अलग अपनी मजे की लाइफ गुजार रहा था, जिसमें उसे सिवाय अपने किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। और वो पेंटिंग खत्म होने के बाद उसे जूली को देते ही वहां से निकल पड़ता है, जिससे इसके अपने भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो विक्टर को एक बहुत ही क्रीपी आदमी समझ रही थी, जिनके बीच में रूमी आते ही अब जूली को और भी हैरान कर देती है, जिसके तकिए पर रात टाइम जूली सो गई थी। और रूमी की याद दिलाने पर ये सब कुछ जूली को भी अच्छा नहीं लगता, जिसने लाइफ में कभी भी किसी की चीज नहीं उठाई थी। और इसी के साथ कुछ काम रूमी भी नहीं
नहीं थी। जो जूली की शर्ट सामान से लेते ही पहनकर उसी के सामने पहुंच जाती है। जो पहले तो जूली रूमी की ही समझ रही थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और इस सब के बारे में जानने के बाद जूली को भी ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि रूमी के मुताबिक वो सब भी एक साथ रहने पर अपनी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जूली के लिए बर्दाश्त कर पाना बहुत ही मुश्किल था। अब चलते हैं ब्राइड के पास, जो सुबह टाइम नींद से जागते ही फ्रैंक की बॉडी के पास पहुंच जाता है, जिसे पिछले एपिसोड में मॉन्स्टर ने बहुत ही बुरी तरह मार दिया था। जिस सबसे इसे तकलीफ तो बहुत ही होती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सकता। जबकि अच्छा हाल तो जिम और उसकी फैमिली का भी नहीं था, जहाँ पर सुबह नींद से जागते खुद टैबी भी बहुत जोर से रोने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं अपने बच्चों के साथ इस जगह के अंदर रहूं। और यही सब कुछ वो जिम को भी बता देती है कि मैं जल्द अज जल्द यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ, जिसके पास और कोई भी रास्ता नहीं था सिवाय दिलासा देने को। और इसी बीच बातों के दौरान पैथन भी अपनी मॉम को रोता हुआ देखकर परेशान हो जाता है, जिसे हर हाल में अपनी बहन के साथ मिलना था। और इस सब के लिए फादर भी मान जाता है, जो प्लान के मुताबिक सुबह का खाना खाते ही जूली के पास मिलने के लिए जाएंगे। लेकिन मॉम खाने के लिए वहीं पर ही मना कर देती है, जिसका बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं थोड़ा सा भी खाना खाऊं। और दूसरी तरफ बर्ड भी अब फ्रैंक की डेड बॉडी को साथ लेकर आगे जा ही रहा था कि बीच में उसकी मुलाकात भी जिम के साथ हो जाती है, जिसकी वजह से बर्ड पैथन को साथ देकर वहीं पर फ्रैंक की डेड बॉडी को छुपा देता है, ताकि बच्चे को इस सब के बारे में जरा भी पता ना चले। जिसके बाद ये दोनों बाप बेटे एक साथ होटल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जेन ने इन सभी के लिए बहुत ही अच्छे खाने तैयार कर रखे थे। जिसके बाद अंदर आते अब सारा भी जिम को पैथन के साथ एक टेबल पर ले जाती है, ताकि इन्हें खाना दे सके। हालांकि अब तो सारा बनाने भी पैथन की पसंद का खाना गई थी, जिन्हें इस टाइम बर्ड का जरा भी पता नहीं था, जो आखिर में फ्रैंक की डेड बॉडी को साथ लेकर फादर के पास पहुंच जाता है, जो नहीं चाहता था कि फ्रैंक की मौत के बाद बर्ड इस तरह की लाइफ गुजारे। जिसकी वजह से बर्ड को जाता देखते ही उसे अपनी राय देना शुरू कर देता है कि तुम इस कॉलोनी के सीनियर हो, सभी लोग तुम एक से ही बहुत ज्यादा डरते हैं, हालांकि तुम्हारे सिवा कोई कॉलोनी को संभाल में नहीं सकता, इसीलिए वापस अपनी लाइफ में आ जाओ। जिस सब के लिए बर्ड तो बिल्कुल भी राजी नहीं होता, जिसे फादर बीच में अपनी फैमिली के बारे में भी बताता है कि वो किस तरह मारी गई। लेकिन ये बात तो बर्ड को और भी ज्यादा गुस्से में डाल देती, जो किसी भी हाल में अपनी फैमिली के साथ होने वाले सीन को याद नहीं करना चाहता था। जिसकी वजह से फादर भी बता देता है कि लोगों को तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है, हालांकि मैं इस जगह पर रह भी तुम्हारे आने से पहले रहा हूँ, लेकिन आज तक एक भी आदमी या औरत मुझसे नहीं डरती सिवाय तुम्हारे बनाए हुए असूलों के। जो बात बर्ड के अपने ऊपर भी असर करती है, क्योंकि इसके कंट्रोल खत्म होने के बाद एक माह में 6 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें जेड का अपना दोस्त भी शामिल था। हालांकि वो अब केनी को साथ लेकर पहुंच भी उसी टनल के अंदर जाता है, जहां पर उसने पिछले एपिसोड में एक डेड बॉडी को देखा था। लेकिन इस बार अंदर जाने के बाद पूरा का पूरा टनल ही साफ था, जिससे इसके अपने भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जेड नहीं जानता था कि वो डेड बॉडी कहां पर गई। जिस सबको केनी भी बस एक मजाक की समझ रहा था, क्योंकि वो जानता था कि ऐसा काम हर नए आने वाले के साथ होता है। जिसके बारे में जेड को भी बता देता है कि तुम भी बहुत जल्द हमारे साथ रहने के लिए तैयार हो जाओगे। लेकिन जेड भी रुकने का नाम नहीं लेता, जिसने अपनी लाइफ में हर तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से उससे बेहतर इस पूरी कॉलोनी में कोई भी सच और झूठ को नहीं देख सकता। जिसके बारे में केनी भी शेरिफ को सब कुछ बताने का कहता है, और इसी वजह से जेड को भी उसी के साथ जाना पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ खाने की टेबल पर अब पैथन भी अपने फादर से इस जगह के अंदर रहने के बारे में पूछने लगता है कि हम कब तक यहाँ पर रहेंगे, जिससे जिम भी बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो उसके अपने पास भी नहीं था। जिसकी वजह से पैथन को बस इतना ही बता देता है कि हम इस जगह से बहुत जल्द बाहर निकल जाएंगे, लेकिन तब तक तुम इसे बस एक वेकेशन ट्रिप समझो। और यही कहते 5वीं बात में जाता है, जहाँ पर हम पहली बार जिम को रोता हुआ देखते हैं, जो अपनी फैमिली को हर हाल में इस कॉलोनी से बाहर लेकर जाना चाहता था। लेकिन पैथन के पास भी अब उसी टाइम विक्टर पहुंच जाता है, जिसकी जानकारी के मुताबिक सभी ट्रेल 4 इंच आगे बढ़ चुके हैं, जो इनके लिए एक बहुत ही बड़ी परेशानी वाली बात थी। और ऊपर से वो पैथन को व्हाइट शर्ट वाले बच्चे की पेंटिंग दिखाकर उसी के पास जाने का कहता है। लेकिन ये सब कुछ वापस आने के बाद जिम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, और इसी के साथ ये गुस्से में आकर विक्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिन्हें पैथन रोकने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। और इसी के साथ अब ये घर वापस आने के बाद फादर से भी बातें करना छोड़ देता है, क्योंकि विक्टर को पैथन अपना एक दोस्त समझता था, जिसकी बहन भी इस वक्त बड़े जोर के साथ रो रही थी, जिसे जल्द महसूस हो गया था कि मैंने इस जगह पर रहने के लिए बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, जिसे बीच में फातिमा आते ही देखकर परेशान हो जाते, जो जान चुकी थी कि जूली का ऐसा हाल रूमी की वजह से हुआ है। और ये भी अब जूली को फ्रेश करने के लिए ले भी अपने साथ बाहर जाती है, जहाँ पर वो दोनों कपड़े उतारने के साथ साथ थे भी बहुत ज्यादा हैप्पी। लेकिन बीच में मोम के आ जाने पर जूली बहुत ही परेशान हो जाती है, जिसकी मोम उसकी खातिर एक स्वेटर लेकर आई थी, जिसे वो पहले तो आराम के साथ ले भी लेती है, लेकिन जल्दी मोम के मुंह से वापस चलने का सुनते ये भी खुद को काबू में नहीं रख पाती। और इसी के साथ हमें भी जूली के अलग रहने की वजह मालूम हो जाती है, जिनके मॉम डैड अपने छोटे बच्चे थॉमस की डेथ को लेकर एक दूसरे से डिवोर्स ले रहे थे, जो बात जूली को भी मालूम हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि एक बच्चे की डेथ के बाद मॉम डैड हम दोनों को छोड़ दें, जिस गलती के बारे में मॉम को भी सब सच मालूम हो गया था। और इसी के साथ अब ये भी जूली के दोबारा
स्वेटर देने पर उसे साथ लेते जिम के पास पहुंच जाती है, जहां पर जूली के बारे में सुनते ही इसके अपने भी होश उड़ जाते हैं। तभी बातों के दौरान इन दोनों की भी एक साथ लड़ाई शुरू हो जाती है, जिन्हें अंदर ठहरा पैथन सुन ही रहा था कि बीच में विक्टर आते उसे अपने साथ ले जाता है, जो दोनों अब जब भी एक साथ जंगल में रहे थे ताकि व्हाइट शर्ट वाले बच्चे को ढूंढ सकें। जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे को अपनी फैमिली के बारे में बताने लगते हैं, जहाँ पर हमें मालूम होता है कि विक्टर इस कॉलोनी में रहने वाला सबसे पहला आदमी है, लेकिन उसे पैथन की फैमिली में जानने का जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। जिसके बाद सामने बच्चे को देखते ये भी हैरान हो जाते हैं, जिस सब की खबर बाहर किसी को भी नहीं थी। जहाँ पर जेड इस टाइम कैनी के साथ बहुत ही गुस्से में था, क्योंकि कैनी के मुताबिक यहाँ पर आने वाले सभी लोग एक अलग अलग शहर से आए हुए हैं, जिस सब पर जेड को जरा भी यकीन नहीं आता। हालांकि कैनी जानता था कि यहाँ पर पहले भी बहुत से लोग बाहर निकलने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उन सभी का अंजाम भी मौत हुआ, जिसकी वजह से बातों के दौरान जेड भी अब रेडियो का आवाज सुनकर उसे साथ लेते वहां से चला जाता है, जो कभी कभार ऐसा ही होता था। और तो अब विक्टर भी पैथन को अपने साथ फारवे ट्री के पास ले जाता है, जिसमें एक होल के अंदर वो जो भी चीज डाले वो बड़े आराम के साथ दूसरी साइड से बाहर निकल आएगी। जिसको समझाने के लिए वो प्रैक्टिकली एक पत्थर को अंदर डालकर दिखाता है और वो सेम दूसरी तरफ से बाहर निकल आया, जो बात इस स्टोरी को और भी मजेदार बना देती है, क्योंकि इस सब के बारे में कोई भी और नहीं जानता था। लेकिन बीच में मॉम डैड की आवाज सुनकर ये भी उन्हीं की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें बीच में अब घेर भी डॉग्स ने लिया था और बस मॉम डैड पर हमला करने ही वाले थे कि बीच में विक्टर गन चलाने पर उन्हें वहां से भगा देता है, जो सबको जिम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि वो विक्टर को पहले भी वार्न कर चुका था। लेकिन इस टाइम विक्टर के हाथों गन होने पर इसे भी वापस जाना पड़ता है। लेकिन विक्टर के लिए ये सब कुछ आसान नहीं था, जो आखिर में घर जाते ही दोबारा अपने बचपन की पेंटिंग देखने लगता है, जहाँ पर उसने भी लोगों की डेड बॉडी के साथ इन्हीं डॉग्स को देखा था, जिन्हें व्हाइट शर्ट वाला बच्चा अब खेलते ही वहां से ले जाकर झूला झूलना शुरू कर देता है और वहीं पर गायब होते हैं। विक्टर का ये सीन भी प्रेजेंट का था, जिसमें वही झूला घूम रहा था। हालांकि इस सब के बारे में अब जिम ने बॉयड को भी बता दिया था, जो इस टाइम सजा देने वाले बॉस को बनाने में मसरूफ था, और जिम भी नहीं चाहता था कि विक्टर दोबारा मेरे बेटे के साथ मिले, जिसकी वजह से बॉयड भी उसे डोना के पास जाकर मसला हल करने का कहता है, क्योंकि ये टाउन में नहीं बल्कि रे भी डोना के साथ रहा था, जिसकी वजह से अब जिम भी हर हाल में से वहां पर बेटे के साथ मिलने के लिए मना करता है और बॉयड इसे भी जिम को फैमिली के साथ खाने की इजाजत मांगता है, जिसके लिए जिम तो वहीं पर यहाँ कर देता है। जिम की बेटी को अब दुखी देखकर फातिमा भी अपने साथ रहने के लिए रूम के अंदर ले आती है, जिससे जूली तो बहुत ही हैप्पी हो जाती है, क्योंकि बाहर रहना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और तो फातिमा के मोम का स्वेटर देने पर इसे और भी अच्छा लगता है। जिनकी दूसरी साइड पर अब बॉयड भी सुबह टाइम तैयार होते जिम की फैमिली के पास पहुंच जाता है, जो एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी लाइफ गुजार रहे थे। लेकिन बॉयड उन्हें कोई भी दुख वाली चीज नहीं सुनना चाहता था, और इस सब को देखकर खुद सारा और जैन भी हैप्पी हो जाती हैं, जिन्हें ये फैमिली शुरू से ही बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन बीच में अब कैनी के आने पर बॉयड को भी उसी के पास जाना पड़ता है, जिसके बेटे को सारा सामने आते ही अपने साथ किचन दिखाने के लिए ले जाती है, जहाँ पर मौका देखते हैं जिम भी टेबी से लड़ने के लिए माफी मांगता है कि अब मैं कभी भी तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं करूंगा, जो बात टेबी को भी बहुत खुश कर देती है। और बेटे के आने पर दोनों बातों में लग जाते हैं, लेकिन मसला था अब सारा का, जो मॉन्स्टर के कंट्रोल में होने पर और भी परेशान हो जाती है, जिससे वो पैथन को मारने का ऑर्डर देते हैं, जो ऐसा करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, जिसके बेहोश होने पर अब सभी और भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ विक्टर भी अब एक साथ बहुत सारी ग्रेव बनाने में लगा हुआ था, जिसे लोग समझ तो पागल रहे थे। हालांकि बीच में डोना आते उसे रोकने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि डोना जानती थी कि इस आदमी ने हर टाइम मेरी मदद की है, और इस बार भी ऐसा करने के पीछे बहुत बड़ा राज होगा, जो जान चुका था कि अब इस कॉलोनी में बहुत सारे लोग मरने वाले हैं। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये एपिसोड खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब चलते हैं एपिसोड 5 की तरफ, जहाँ पर हमें कुछ पिछले सीन देखने को मिलते हैं, जिसमें होटल के अंदर अब सारा भी पैथन को मारने का ऑर्डर देखते बहुत परेशान हो जाती है, जो नहीं चाहती थी कि मैं इस छोटे बच्चे की जान लूं, और वो इसी वजह से ही वहीं पर गिरते बेहोश हो जाती है, जिससे अंदर मौजूद सभी लोग देखकर खुद भी हैरान थे कि सारा कुछ इतनी जल्दी क्या हुआ, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए ही सभी उसे उठाकर क्रिस्टी के पास ले जाते हैं, ताकि इलाज के साथ जान सकें कि सारा को क्या हुआ। जो खबर बहुत जल्द एक लड़की सारा के भाई ईथन तक भी पहुंचा देती है, जो इस टाइम अपने पाले हुए जानवर को खिलाने में लगा हुआ था, कि बीच में लड़की के मुंह से अपनी बहन का सुनते इसके अपने भी होश उड़ जाते हैं, जो जानता था कि मेरी बहन पहले भी मॉन्स्टर के कंट्रोल में, और इसी के साथ दूसरों को इस सच्चाई के बारे में जरा भी पता ना चले। जहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर अब क्रिस्टी भी सारा को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जिसकी लाइफ में यही लड़की बस एक ऐसी पेशेंट थी जो हालात खराब होने के बावजूद भी नॉर्मल बिहेव कर रही थी, जैसे उसे कुछ हो ही ना। हालांकि ये बात थी भी सच, जो सभी रिपोर्ट्स के नॉर्मल आने के बाद फिर भी सारा को एक रात यहीं पर गुजारने का कहती है, ताकि ये उसका और गहराई के साथ मुआयना कर सके। जिस सब के बारे में अब क्लिनिक के अंदर आने पर क्रिस्टी बॉयड को भी सब बता देते हैं कि सारा को कुछ भी नहीं हुआ, जिससे इसके अपने भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो नहीं जानता था कि अब हमारे साथ क्या होने जा रहा है। जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए क्रिस्टी से पैथन और सारा के बारे में पूछने लगता है, जिन दोनों के साथ बिल्कुल ही सेम हो रहा था, जिसकी वजह
से बातों के दौरान क्रिस्टी बेड की परेशानी के बारे में भी जान जाती है, जिसका हाथ पिछले कई दिनों से बहुत बुरी तरह कांप रहा था। हालांकि ये बात थी भी सच, लेकिन क्रिस्टी के कहते छुपा लेता है, जिसने अगली सुबह बेड को अपने पास आने का भी कहा था, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। जो अब आखिर में ईथन को देखकर बच जाने ही वाला था कि बीच में क्रिस्टी अब ईथन को भी वहां से वापस जाने का कहती है। जो बात थी तो अजीब, लेकिन सारा भी किसी हाल में अपने भाई के साथ नहीं मिलना चाहती थी, जिसकी वजह से आगे जाते अब बेड भी उसे वहीं पर रुकने का कहता है कि तुम अगली सुबह आते ही अपनी बहन को साथ लेकर जा सकते हैं। जो बात बर्दाश्त कर पाना खुद ईथन के लिए भी बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी बेड की बात मानकर वहां से चला जाता है, जिस सबको मिरर के अंदर से खुद क्रिस्टी भी देख रही थी। अब चलते हैं जिम की फैमिली के पास, जहाँ पर पैथन अब तक भी सारा को लेकर बहुत परेशानी में था, जिसकी वजह से जिम भी अब पैथन को शांत करने के लिए क्रिस्टी के बारे में बताने लगता है कि वो लड़की एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर है। जिस तरह उसने तुम्हारी टांग को सेट किया, इसी तरह वो सारा को भी बिल्कुल सेट कर देगी। जिनके दिमागों से अब सारा का भूत खत्म करने के लिए जिन भी इन्हें एक साथ गेम खेलने का कहता है, जो कि और नहीं बल्कि थीबीसी टाउन के ऊपर, जहाँ पर शुरू से लेकर आज के दिन तक अपने माइंड में आने वाले सभी सवालात को दीवार के ऊपर लिखना होगा कि ये सब कुछ हमारे साथ कैसे हुआ, क्योंकि इस जगह के अंदर मुख्तलिफ शहरों के लोग मौजूद थे जो अपने सामने एक ही गिरे हुए पेड़ को देखकर टाउन तक पहुंचे। लेकिन ये काम भी कोई आसान नहीं था, जो इसी टॉपिक पर सोचते सोचते एक भी नतीजे पर नहीं पहुंचते, क्योंकि ऐसा करने से इनके माइंड में और भी ज्यादा सवाल पैदा होने लगते हैं। जिन सभी से थककर पैथन तो वहीं पर ही सो जाता है, जबकि टेबी खुद भी अभी सब के ऊपर बातें करना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से वहीं पर जिम को मना करते बैठ जाने का कहती है, जो जान चुकी थी कि इस कॉलोनी से बाहर निकलना कोई आसान बात नहीं, जिसमें रात टाइम अब ईथन खुद भी अपनी बहन के खून वाले कपड़े देखकर बहुत बुरी तरह परेशानी में था कि अब ये लड़की और किसकी जान लेने वाली है, जो इस टाइम हॉस्पिटल में एक बॉस के अंदर से कटर को देखकर बस उठाने ही वाली थी कि बीच में क्रिस्टी के आने से इसे भी रुकना पड़ता है, जिसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मुझे पैथन को मारना पड़ेगा। जिसके बाद ये दोनों लड़कियां भी एक दूसरे को फैमिली के बारे में बताने लगती हैं, जहां क्रिस्टी के बारे में सारा ये तो जानती ही थी कि केनी इसे बहुत पसंद करता है, लेकिन क्रिस्टी आज तक भी अपने पीछे के फ्रेंड के साथ मिलना चाहती थी। हालांकि वो थी भी एक लड़की, लेकिन क्रिस्टी उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, जिसकी वजह से सारा के सामने केनी को बस अपने फ्रेंड ही मान लेते। हालांकि कुछ अच्छी खासी फैमिली तो सारा की भी नहीं थी। जिसके बाद ये भी क्रिस्टी से घुमा फिरा कर मास्टर वाली बात शुरू कर देती है कि अगर तुम इस जगह से बाहर निकलने का कोई भी चांस मिले तो तुम क्या करोगी, जिसके लिए क्रिस्टी फौरन ही जवाब देती है कि हर वो काम जिससे मैं इस टाउन से बाहर निकल सकूं। तभी सारा के कहने पर क्रिस्टी इस बात के लिए भी हाँ कर देती है कि चाहे मुझे फिर इसके लिए किसी की जान क्यों न लेनी पड़े, जो इस एक खून से कॉलोनी में सभी लोगों की जान बचा सकती है। जिसके बाद सारा को खुद भी यकीन हो जाता है कि अब मैं हर रात के अंदर ही पैथन को मार कर रहूंगी, जिस सब की क्रिस्टी को पहले तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती, लेकिन आगे चलते सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता से समझ आ ही जाता है। जो अब सुबह होता बाहर निकलकर थी भी बहुत ज्यादा हैप्पी, जिन्होंने आज की पूरी रात बस बातों में ही गुजार दी। तभी क्रिस्टी सारा के भाई को देखते उसे वहीं से जाने का कहते हैं, जो जानती थी कि एथन अपनी बहन से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, जिसकी वजह से कोई भी मसला हो वापस आने का कहते खुद अंदर चली जाती है। जबकि बाहर सारा भी अपने भाई को कुछ बातें कहकर टाल देती है कि मैं बिल्कुल ही सेट हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इतना अच्छी तरह से जानता था कि अब ये लड़की कोई ना कोई तो बुरा काम करने ही वाली है। जिस सबसे अनजान अब जूली भी कॉलोनी में अपने सभी दोस्तों की एक लिस्ट बना देती है, जिन्हें जूली अपने साथ न होने पर बहुत मिस कर रही थी, और फातिमा भी ये बात अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि यहाँ पर आने वाले सभी लोग पहले इसी तरह का काम ही करते हैं, जिनमें से फातिमा खुद भी शामिल थी। और वो बाहर जाने के बाद इस सब के बारे में एलिस को भी बता देते हैं कि जूली को अपने दोस्तों की याद आ रही है, जिसकी वजह से हमें भी उसे अपनी सीक्रेट जगह पर ले जाना चाहिए। जिनका एक पागल साथी अब तक भी इस कॉलोनी से बाहर निकलने के चक्कर में था, और कैनी के पास से उठाया हुआ रेडियो अब तक भी उसी के हाथ में था कि कैसे बाहर निकला जाए, जिसकी इस हालत को देखकर रूमी भी रुकने का कहती है। जो जागता वो और भी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन रूमी की ये बात जेड पर जरा भी असर नहीं करती, क्योंकि वो जानता था कि ये लड़की अब भी मुझ पर लट्टू है, और इसी वजह से रूमी के जाने के बाद ये भी अपने रास्ते पर निकल पड़ता है, जिसकी इस बार एंट्री भी एक बार में होती है, जिस सब के बारे में जेड ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं यहाँ पर भी एक बार देखूंगा जो पूरी तरह लोगों से फुल था। और जेड भी उसी वक्त बेयर के पीते लोगों के ऊपर गुस्सा होने लगता है कि तुम यहाँ पर किस तरह से शांति के साथ लाइफ गुजार रहे हो, जबकि बेयर के पीते तो ये खुद भी पागल हो जाता है, क्योंकि जेड को पोटैटो के बेयर जरा भी पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी गुजारा चलाने के लिए पीना शुरू कर देता है। जहाँ का वेटर भी अब जेड की इस हालत को देखकर मान जाता है कि ये भी हमारी तरह यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है, क्योंकि जेड जानता था कि जिसने भी ये जगह बनाई है उसने कोई ना कोई गलती तो जरूर ही की होगी, और मुझे बस वही पॉइंट तलाश करना है, जिसके बाद हम सभी घर पहुंच सकते हैं। लेकिन वेटर भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, जिसकी वजह से जेड को बता देता है कि हमने भी तुम्हारी तरह वो पॉइंट ढूंढने की बहुत कोशिश की जो आज तक भी हमें नहीं मिला। हालांकि उसे ढूंढने के चक्कर में हमने अपने बहुत सारे साथियों की जान भी गंवा दी, जिस सब के जेड पर जरा भी असर नहीं होता, जो बस जानता था कि अब सबसे पहले मुझे ये जगह ढूंढनी है कि हम हैं कहाँ पर। अब चलते हैं बेड के पास, जिसे केनी खाना देने के लिए जो ही रूम एंटर होता है तो बेड पर उसकी
बातों का जरा भी असर नहीं होता, जैसे वो हो ही किसी और दुनिया में। जिसे होश में लाने के बाद अब बर्ड भी कैनी से खाने का मना करते अपनी बीवी की तरफ चला जाता है, जो बात इसे भी हैरान कर देती है, क्योंकि कैनी नहीं जानता था कि बर्ड को अपनी बीवी की याद आज कैसे आ गई। जो कुछ टाइम के बाद अब जंगल में चलते ही एक ग्रेव के सामने पहुंच जाता है, जो उसकी अपनी ही बीवी की थी, जिसके करीब बैठने पर अब ये भी उसी के साथ बातों में लग जाता है जैसे वो कोई बच्चा हो। और इस सब से हमें भी इन दोनों के प्यार का पता चल जाता है, जहाँ पर बर्ड अपनी बीवी को एक प्लान के बारे में भी बताता है कि मैं अगर उस पर काम करने के बाद कामयाब हो जाऊं तो ये सभी लोग अपने अपने घरों में पहुंच सकते हैं, इवन हमारा अपना बेटा एलिस भी। लेकिन अगर नाकाम हुआ तो मैं इन सभी को छोड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, इसीलिए मुझे तुम्हारे बस एक ही साइन की जरूरत है। जहाँ टाउन में इस टाइम अब सारा जिम के घर में जाते ही उन्हें हैरान कर देते, जो सभी इसी को लेकर बहुत ही परेशानी में थे। हालांकि ये तो अब पैथन के साथ खेलने का भी कहती है, जिसके लिए टेबी ने फौरन ही हाँ कर दी थी, क्योंकि उन सभी को सारा एक बहुत ही मासूम लड़की लगती थी, जो अब पैथन को साथ लेते बाहर झूला झूलना शुरू कर देती है, जिसमें पैथन उसे बता देता है कि हम बहुत ही जल्द इस जगह को छोड़कर बाहर चले जाएंगे, जिसकी मॉम को अब सारा देखते ही अपने साथ फार्म में जलने का कहती है, ताकि वहाँ पर पैथन जानवरों के साथ एंजॉय कर सके, जो बात मॉम को भी बहुत अच्छी लगती है। और इसी के साथ ये खुद भी उन्हीं की टीम में शामिल हो जाती है, जहाँ पर अब फार्म में जाते हैं। पैथन भी जानवरों के साथ बहुत हैप्पी था, जिसकी वजह से सारा भी टेबी को बता देती है कि तुम्हारी फैमिली बहुत ही प्यारी है, जो यहाँ पर सभी लोग सेम ऐसा ही समझते हैं, जिनकी अपनी बेटी जूली को भी फातिमा एलिस के साथ अपनी सीक्रेट जगह एक तालाब में ले जाते हैं, जिसमें सभी बड़ा एंजॉय कर रहे थे। और इसी के साथ फातिमा भी उसे अपनी फैमिली के बारे में बताने लगती है, जो अंकल के घर में बस पार्टी करने गए थे कि बीच में पटाखे के जलने पर उसके मॉम डैड के साथ साथ पूरी फैमिली आग में मारी गई सिवाय फातिमा के, और वो इसी वजह से आज तक भी खुद को परेशानी में नहीं डालती, चाहे फिर जैसा भी माहौल हो वो उसी में एडजस्ट कर लेती है। जो बात खुद जूली को भी अजीब लगती है, जिसकी मॉम को इस टाइम अब सारा बताती है कि यहाँ पर एक ऐसी जगह भी मौजूद है जिसमें हम बिना पत्थर के रात गुजार सकते हैं, जो सुनते मॉम भी उसे देखना चाहती थी। जिसके बाद सारा भी इस मौके का फायदा उठाकर मॉम को अंदर ले जाते एक केज में ला कर देती है, ताकि उनके बेटे को मार सके। जबकि दूसरी तरफ अब सारा का भाई ने भी फादर के पास जाते उन्हें सब सच बता दिया था, जो बात बहुत ही खतरे वाली थी, जिसकी वजह से वो बेड के पास आते उससे भी सब के बारे में बता देते हैं कि हमें सारा को रोकना होगा, जो इस टाइम पैथन को पकड़कर मारने ही वाली थी कि बीच में ईथन आते उसे पकड़ लेता है। जिस सब का फायदा उठाकर पैथन भी वहां से भागते भागते अपनी बहन जूली के पास पहुंच जाता है। अब आखिर में ईथन जो ही सारा को रोकने के लिए पकड़ने लगता है, तो इसी भगदड़ में अब सारा अपने भाई का भी वहीं पर गला काट देती है, जिसे ऐसा करते फादर भी देख लेता है। और ऊपर से अब पूरी कॉलोनी के लोग भी वहीं पर पहुंच चुके थे, जिनमें से गुजर कर अब जिम भी अपनी बीवी को कई से बाहर निकलते बेटे को ढूंढने में लग जाता है, जिसे अपनी बहन के हाथों में देखते ही इसकी भी सांस में सांस आती है कि हमारा बेटा जिंदा है। और अब तो ईथन की जान जाने के साथ साथ सारा भी उनके हाथों से बच चुकी थी, जिस बारे में जिम भी वापस आते बर्ड पर गुस्सा आने लगता है कि तुमने तो कहा था कि यहाँ पर सभी एक ही फैमिली है, तो फिर ऐसा कैसे हुआ, जिसकी खबर बर्ड को खुद भी नहीं थी। जहाँ पर जिम भी घर में जाने के बाद पैथन को जूली के हवाले करते खुद बीवी के साथ दोबारा उन्हीं सवालात का हल ढूंढने में लग जाता है। जबकि बर्ड भी क्रिस्टी को दुखी देखते उसी के पास पहुंच जाता है, जिसे रात टाइम तो यही सब कुछ जरा भी समझ नहीं आया था, और वो इस सब का ब्लेम खुद को ही दे रही थी कि मेरी वजह से सारा ने एक को मारने की कोशिश की। लेकिन बर्ड जानता था कि उस टाइम तुम भी अपनी जगह पर सही थी, इसलिए खुद को ब्लेम मत दो, क्योंकि अभी तो तुमने बहुत सारे लोगों को सेट करना है। जिसकी यही बात बस कहने की ही देरी थी कि बीच में म्यूजिक के बजने पर बॉयड को भी अपनी बीवी की तरफ से दिया हुआ साइन समझ आ जाता है, जो इस बारे में क्रिस्टी को भी बता देता है कि ये मेरा साइन है। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये एपिसोड खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब चलते हैं एपिसोड 6 की तरफ, जहाँ शुरू में ये में टेबी और पैथन देखने को मिलती हैं, जहाँ सारा पैथन को मारने के चक्कर में जो ही अपने भाई को मारकर वहाँ से भाग जाती है। तो ये सब कुछ जिम को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो बर्ड के कहने पर यहाँ रहने वाले सभी लोगों को एक फैमिली समझ रहा था। हालांकि ऐसा था बिल्कुल भी नहीं, जिसकी वजह से वो अब तक भी इसी परेशानी में था कि अब मैं अपनी फैमिली को किस तरह महफूज रखूँ। जिनमें से अब बर्ड और कैनी भी एक साथ ईथन की लाश दफनाने में लगे हुए थे, जिन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि सारा इस तरह का काम करेगी, जिसे कॉलोनी के सभी लोग बहुत ही अच्छी लड़की समझ रहे थे। जिन सभी बातों को खत्म करते अब जेड भी यहाँ से बाहर निकलने के लिए टाउन में मौजूद सभी गाड़ियों को एंटीना वायर निकालने में लगा हुआ था, ताकि उन्हें रेडियो के साथ अटैच करते बाहर जाने का रास्ता ढूंढ सके, जो काम था तो बहुत ही मुश्किल। लेकिन फिर भी हिम्मत हारे बिना ये आदमी अपने काम में लगा रहता है, जिनका फादर भी अब दूसरी तरफ सभी लोगों को लेक्चर देने में लगा हुआ था, ताकि किसी के दिल में यहाँ से जाने का डर पैदा ना हो। हालांकि उसी बीच अब टेबी भी अपने घर से पुराने रहने वालों का सामान निकाल कर चेक करने लगती है, जो इन सभी के बिल्कुल भी काम का नहीं था। और ये उसे लेते ही फादर
फादर के पास पहुंच जाते हैं, जो सभी लोगों को एक साथ रहने के बारे में बता रहे थे, जिस सबसे टैबी खुद भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोगों को पता था कि फादर के पास बाइबल की एक भी बुक मौजूद नहीं, जिसकी वजह से अब ये खुद भी टैबी को हर बारे में बता देता है कि आज के दिन मैं इन लोगों को जो भी बता रहा हूँ वो बस उतना ही है जितना मुझे बाइबल से बुक याद है, जिससे टैबी का भरोसा भी फादर के ऊपर और ज्यादा बढ़ जाता है। और ये भी बिना टाइम वेस्ट किए फादर को घर में मिले कुछ पेपर दे देती है ताकि ये बस फादर ही अपने पास रखे। और ऊपर से सभी पेपर टैबी के काम के भी नहीं थे, जिन्हें वो फादर के पास इस सब जगह से मिलकर पहुंचा देती है। हालांकि वो तो फादर से अपने टाउन के बारे में भी पूछने लगती है कि क्या हम मरे हुए लोग हैं या जिंदा, क्योंकि इस जगह की एक भी चीज टैबी को समझ नहीं आ रही थी, जिस सब के बारे में अब ये फादर को कहते ही घर की तरफ निकल पड़ती है, जिन्हें कोई भी तब पता नहीं था कि फादर ने कौन सा काम किया है। जो आखिरकार टैबी के जाते डोर लॉक करने के बाद उसी चर्च के बेसमेंट में पहुंच जाता है, जिसके बाद हमारी कहानी में भी एक जोरदार ट्विस्ट आता है, जो किसी और का नहीं बल्कि था भी सारा का ही, जिसे फादर ने पकड़ते ही अपने बेसमेंट में लॉक कर दिया था। और वो लोगों से भी इसी बिना पर झूठ बोलता है कि वो सारा को रखने के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे, लेकिन फादर को यकीन था कि ये लड़की हमें जरूर इस जगह से बाहर निकालेगी। जिस सब के बारे में टाउन के अंदर किसी को पता नहीं था कि फादर ने सारा को अपने पास छुपा कर रखा है। हालांकि वो अब तो जूली को भी कॉलोनी में एंटर होने से पहले अपने सामने कुछ फूल देखने को मिलते हैं, जो बहुत ही प्यारे होने के साथ साथ अट्रैक्टिव भी थे, और जूली भी बिना उनके बारे में जाने साथ लेकर कॉलोनी के अंदर एंटर होते अपने रूम में लगा देते, जिन सभी को देखकर खुद फातिमा भी बहुत हैप्पी हो जाती है, क्योंकि इन फूलों से जूली का रूम और भी प्यारा लग रहा था। जिसके बाद दोनों ही एक साथ खेलने के लिए वहां से निकल पड़ती हैं। हालांकि एरे की खोदी हुई ग्रेव्स का डर आज भी जूली के दिल में था कि उस आदमी ने ऐसा क्यों किया, और तो और खुद कैनी भी बॉयड के साथ इसी टॉपिक पर बातें करने में लगा हुआ था कि एरिक ने इस तरह का काम क्यों किया। लेकिन बॉयड के दिल में आज भी इस जगह से बाहर जाने की ख्वाहिश थी, जिसकी वजह से वो कैनी को भी अपने प्लान के बारे में बता देता है कि पहले भी मुझे इस जगह के अंदर जंगल में जाने से तालिस्मान मिले थे, जिससे हम अपने घरों को महफूज रखने में कामयाब हो पाए, और तो और हमें ये भी यकीन नहीं था कि तालिस्मान बाहर काम करेंगे भी या नहीं, जिसको पैथन के साथ गाड़ी में ट्राई करने से हमें भी बस कामयाबी ही मिली। अब बॉयड भी कैनी को दोबारा जंगल में जाने का कहता है ताकि इस बार भी कोई ना कोई चीज ढूंढ सके, जो पूरी तरह से जानता था कि हमें भी इस टाउन से बाहर जाने का रास्ता बस जंगल में जाने के बाद मिल सकता है। लेकिन कैनी इस सब के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। वो बॉयड को भी सब के बारे में बता देता है कि इस प्लान में मैं आपका साथ नहीं दूंगा। और दूसरी तरफ अब जिम खुद भी अपने रूम में लगी वायर को देखकर बहुत ज्यादा परेशानी में था, क्योंकि अब तो इनके होश भी उड़ जाने वाले थे, जहाँ पर वायर के अंदर तो जरा भी करंट की सप्लाई मौजूद नहीं थी। जिस सब को देखते जिम भी हैरानी हो जाता है, जिनके लिए अब एक और नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि हमारी लाइट कहाँ से आ रही है। जो इसी टॉपिक पर बस अपनी बीवी के साथ बातें कर ही रहा था कि बीच में जेड सभी एंटीना वायर को काट कर जिम के पास पहुंच जाता है ताकि एक दूसरे की मदद से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ सकें। जिस सब के लिए टैबी तो बिल्कुल भी राजी नहीं थे कि हम इस आदमी का साथ बिल्कुल भी नहीं देंगे जिसने शुरू में हमारी गाड़ी को ठोका था। जिस बात को क्लियर करते जेड भी बता देता है कि वो मैं नहीं बल्कि मेरे दोस्त ने ठोकी थी, जो इस टाइम दुनिया में भी नहीं। जब बात सुनकर टैबी भी जिम के जाने पर मान जाता है। जो दोनों अब एक साथ एंटीना की वायर रेडियो को साथ लेते जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि वहाँ के सबसे बड़े पेड़ के ऊपर एंटीना लगाकर मदद के लिए किसी को बुला सकें। जिस काम को करने के लिए खुद जेड भी बहुत ज्यादा खुशी में था कि मुझ जैसा टैलेंटेड आदमी ही यही सोच रख सकता है। जब बात जिम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए जेड को छोड़कर वहाँ से चला जाता है ताकि उसकी बातें ना सुननी पड़े। लेकिन जेड ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए वहीं पर जिम से माफी मांग लेता है, जिसे इस टाइम जिम की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। जो आखिर में टीना को साथ लेते पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है ताकि इसे सबसे ऊपर लगा सके, जिसके ऊपर जाते नीचे जेड भी रेडियो सेट करने में लग जाता है ताकि शायद वो किसी को बुलाने में कामयाब हो पाए। लेकिन ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि बीच में अब जेड को भी उसी पेड़ के ऊपर बहुत ज्यादा खून बहता हुआ नजर आता है, जिसमें बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज लटकी हुई थी। और सेम उसी टाइम नीचे एक आदमी गन के साथ जेड के सामने आते ही फायरिंग शुरू कर देता है, जिसे जेड ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। हालांकि वो तो जंगल में जाने के बाद जेड का पीछा भी नहीं छोड़ता, जिसकी वजह से आखिर में जेड को जमीन पर गिराते बहुत बुरी तरह मारने में लग जाता है, जो सब कुछ रियल नहीं बल्कि था भी जेड का एक वहम, जिससे जिम के बाहर ले आने के बाद जेड एक भी मिनट वहां पर नहीं रुकता, जबकि जिम जानता था कि हमारा कांटेक्ट किसी न किसी से तो जरूर ही होगा, जिसकी वजह से ये भी अब रेडियो को चलाते मदद बुलाने में लग जाता है। हालांकि इसे बाहर से थोड़े बहुत सिग्नल भी मिलते हैं, लेकिन उन सभी का कोई भी फायदा नहीं होता। अब चलते हैं फादर के पास, जो सारा को जगाता ही वहीं पर मौजूद बॉक्स के बारे में बताने लगता है, जो यहाँ पर पूरी की पूरी 70 थी। ये सब कुछ सुनते ये लड़की खुद भी बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाती है कि मेरे साथ ये कैसे हुआ। हालांकि वो वैसा करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी फादर के बताने पर उसे हर चीज का जवाब देना ही पड़ता है। जो जानता था कि सारा इस टाउन की सबसे स्पेशल लड़की है, जो खुद भी फादर को अपने साथ होने वाले सभी सीन के बारे में बता देते हैं कि किस तरह मैं एक आवाज को सुनने के बाद उसी की बातों पर अमल करती हूँ। लेकिन फादर को ये सारा कुछ बस एक मजाक ही लगता है, लेकिन फिर भी यकीन दिलाने के लिए सारा बताती है कि
जिस दिन जेड और जिम की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, मुझे उस वॉइस ने पहले ही बता दिया था कि आज के दिन इस टाउन में दो गाड़ियां एक साथ आएंगी, जो उस दिन से पहले कभी भी नहीं हुआ था, जिससे फादर को भी यकीन हो जाता है कि ये सच में कोई ना कोई बहस तो लाजमी ही सुनती है। और सारा के बोलने पर वो हमें हर हाल के अंदर इस जगह से बाहर निकालना चाहते हैं, जिन्होंने ये भी कहा था कि पैथन की मौत के बाद बस तुम सभी यहाँ से बाहर निकल जाओगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, जबकि उल्टा मुझे ही अपने भाई को खोना पड़ा, जो मैं कभी भी नहीं चाहती थी। और तो उस वॉइस ने मेरे भाई की जिंदा रहने की भी जमानत दी थी, जो बस मेरी गलती से हुआ। जो सब कुछ सुनने के बाद फादर के अपने भी होश उड़ जाते हैं, जो नहीं जानता था कि ये लड़की किस तरह इतनी इंपॉर्टेंट निकलेगी, जो अब हर हाल में ही सारा से कोई ना कोई प्रूफ देने का कहता है ताकि मुझे यकीन हो सके कि वो वॉइस है तुम्हें सब कुछ सच बताती है, जिस बात को बस करने की ही दे रही थी कि बीच में अब सारा पर भी उसी चीज का असर होने लगता है, जिससे फादर भी हैरान था कि अब मैं सारा को किस तरह संभालूं। जो हाथ बंधे होने पर फादर से एक पेपर मांगने का कहते हैं ताकि उसके ऊपर कुछ ना कुछ ड्राइंग बना सकूं, जिसकी वजह से फादर को भी अब सारा के हाथ खोलने पड़ते हैं, जो ऐसा होते ही अब उसी ड्राइंग को बनाने में लग जाती है, जिससे सारा को तकलीफ तो बहुत ही हो रही थी, लेकिन फिर भी वो आखिरकार उस ड्राइंग को बनाने में कामयाब हो जाती है, जिसमें था भी बस एक ही छोटा सा कार्टून टाइप बना हुआ खिलौना, जिसके बारे में सारा फादर को भी बता देते है कि वो वॉइस तुम्हारे बारे में भी सब कुछ जानती है कि किस तरह तुम पहले दिन इस जगह के अंदर आए और तुम्हारे उस बॉक्स में क्या चीज मौजूद है, जो सभी चीजें फादर को और भी ज्यादा परेशान कर देती हैं, जिनकी दूसरी साइड पर अब टेबी भी पैथन को साथ लेकर घर में मौजूद सभी चीजों को उठाता है, जैन के पास पहुंच जाता है ताकि इस किचन के सामान को जैन के हवाले कर दे, जिसके अंदर आने के बाद वो भी अब टेबी को अपने साथ लेते एक और रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इस तरह लोगों का और भी बहुत सारा सामान मौजूद था, जिससे इन्हें भी मालूम हो जाता है कि यहाँ पर और भी बहुत से लोग मौजूद हैं, जिनमें से कुछ जिंदा और कुछ मारे गए, जिनके ऊपर हमारी तरह एक बुक भी लिखी जा रही है, जो फादर के मुताबिक ऐसा ही था, क्योंकि बाकी 70 सभी बुक्स के अंदर भी इसी तरह की स्टोरी लिखी हुई थी, जैसा कुछ इन सभी के साथ हो रहा था। जहाँ पर बीच में अब टेबी भी अंदर अपना ब्रेसलेट देख के परेशान हो जाती है, जिस बारे में वो घर आने के बाद पैथन से बातें कर ही रही थी कि बीच में लाइट के आने पर उसी के ऊपर रिसर्च शुरू कर देते कि ये करंट वाली वायर आ कहाँ से रही है, जिसको ढूंढने के लिए ये भी अब उसी टाइम पैथन को साथ लेते हर चीज तोड़कर बेसमेंट में पहुंच जाती है, जहाँ सारी वायर जमीन के अंदर ही जा रही थी। और इसी वजह से जिम के घर वापस आने के बाद वो उसे भी सब कुछ बता देती है कि किस तरह हम खतरे में फंसे हुए हैं। जिन सभी बातों से अनजान अब बॉयड भी क्रिस्टी के पास जाते हैं, उससे कैनी के बारे में पूछने लगता है कि ये लड़का इतना ज्यादा परेशान क्यों है, हालांकि वो पहले तो कभी भी ऐसा नहीं था, जिसके बदले में क्रिस्टी भी बस बॉयड को यही बता दिया कि कैनी अपने फादर को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी में है, कि मैं उन्हीं के साथ होने के बावजूद भी अपना प्यार नहीं दिखा सका। जिस सब को समझने के बाद अब बॉयड भी उसी के पास पहुंच जाता है, जहाँ ये लकड़ियों के साथ कुछ चीज बना रहा था, और बॉयड भी कैनी को यही बता देता है कि इस टाउन और कॉलोनी को तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मेरे जाने के बाद बस तुम ही एक ऐसे लड़के हो जो मेरी जगह संभाल सकते हो, इसीलिए अपने फादर के सदमे से बाहर निकल आओ। और ये बात कैनी के ऊपर भी बहुत ज्यादा असर करती है, क्योंकि बॉयड उसे इतना भी कहता है कि तुम मुझे ही अपना बाप समझो, जिसके बाद दोनों ही बाहर निकलकर बेसबॉल खेलने लग जाते हैं, जहाँ पर अब कैनी का मूड भी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है, जिसकी मॉम इस टाइम अब जेड की होटल में बनी ड्राइंग देखते खुद भी बहुत परेशान हो जाती है कि इस तरह की ड्राइंग तो हमारे कमरे में भी बुक के अंदर मौजूद है, जिसको अब साथ लेकर जेड को वही बुक भी दिखा देती है, जिसमें पेड़ के ऊपर बना हुआ निशान और उसकी पूरी डिटेल मौजूद है। और ऊपर से अब फादर भी सारा के कहने पर अपने सामान को जो ही जमीन से बाहर निकालता है, तो अंदर हमें भी एक बेर की बोतल देखने के साथ साथ खून से लथपथ कपड़े और एक चॉकलेट के ऊपर बनी सेम सारा वाली पिक्चर देखने को मिलती है, जिससे फादर खुद भी बहुत ज्यादा डर जाता है। हालांकि अब तो ब्रेसलेट देखने के बाद खुद जिम भी जान चुका था कि वो पहले से ही हमें हर हाल के अंदर जानते हैं, जिसकी वजह से टेबी के साथ ही खुदाई में लग जाता है। और इसी के साथ हमारी आज की ये एपिसोड खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब चलते हैं एपिसोड 7 की तरफ, जहाँ शुरू में ही हमें केविन नाम का एक आदमी देखने को मिलता है, जो रात टाइम फ्री होने के बाद जो ही कॉलोनी में इधर उधर देखने लगता है, तो बीच में अब इसे भी वहीं पर मिरर से बाहर एक लड़की देखने को मिलती है, जो नहीं जानता था कि अब ये लड़की मेरे साथ क्या करने वाली है। हालांकि उन्हें इस सब के बारे में पता भी था कि रात के इस टाइम बाहर वालों को कभी भी अंदर नहीं आने देना, जिसकी वजह से वो इस टाइम तो बड़े ही प्यार के साथ लड़की को वापस जाने का कहता है। जिसके बाद हम भी सुबह होते पूरी कॉलोनी के अंदर फंक्शन की सेटिंग को देखते हैं, जिसके अंदर मुझे सभी लोग बड़े हैप्पी अंदाज में
कर रहे थे ताकि आज के दिन को पूरे एंजॉयमेंट के साथ गुजारें, जो किसी और की याद में नहीं बल्कि था भी फातिमा की याद में, जिसे आज इस कॉलोनी में आए हुए पूरा 1 साल बीत चुका था, जिसकी वजह से सभी के सभी उसे सरप्राइज देने का सोच रहे थे ताकि ये लड़की भी हैप्पी हो जाए, जिसने इस पूरे साल के अरसे में कभी भी किसी को तंग नहीं किया और ऊपर से वो बस हमेशा ही सभी की मदद करती आ रही है। जिस सब में वो आज पहली बार एलिस को कोई ज्यादा हैप्पी नहीं देखते, जो इस टाइम रूम से बाहर निकलते ही बड़े आराम के साथ नशे में धूत था। हालांकि उस अंदर मुझे लोग रोकने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता, जो इन सभी की बातों को माने बगैर फातिमा की तरफ निकल पड़ता है, जो इस टाइम जूली के साथ बातों में मसरूफ थी ताकि खुद के लिए एक स्वेटर ढूंढ सके जो फातिमा का बहुत ही पसंदीदा था। हालांकि उसे ये सारा काम करने में दिक्कत तो बहुत ही आ रही थी, लेकिन फिर भी किसी चीज की परवाह किए बगैर ये लड़की उस स्वेटर को ढूंढने में लग जाती है, जो मिलते जूली के तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि वो इस स्वेटर को देखकर खुद भी बहुत खुश हो जाती है। जो दोनों बस इसी टॉपिक पर बातें कर ही रही थी कि बीच में एंट्री होती है वहीं पर एलिस की, जो फातिमा को देखते ही अपने साथ एक गेम खेलने का कहता है, जिसके लिए वो फौरन ही मना कर देती है क्योंकि फातिमा जानती थी कि मैं बाहर एलिस के साथ नहीं जा सकती, जबकि अंदर मुझे लोग मेरे लिए पूरे फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिस बात का खुद एलिस पर भी असर नहीं होता। हालांकि वो बीच में जूली को भी खुद के साथ गेम खेलने के लिए चलने का कहता है, लेकिन दोनों के मुंह से जवाब सुनने के बाद इसके पास भी बस एक ही आदमी बचा था और वो था एरिक, जो इस टाइम बहुत ही टेंशन की हालत में एलिस को देखते ही मना कर देता है। जैसे कि हमने पहले भी बता दिया था कि एरिक अकेला ही अपनी लाइफ को बड़े मजे के साथ गुजारता है, जिसमें किसी भी दूसरे की कोई जगह नहीं। और तो डोना भी एरिक को अपने साथ पार्टी में चलने का कहती है ताकि ये आदमी भी इंजॉय कर सके, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जब बस एक ही बात कि ये वहां से चला जाता है कि तुम्हारी पार्टी में हमेशा जूस नहीं मिलता इसलिए मुझे वहां आना पसंद नहीं। जबकि दूसरी तरफ तो केविन अब भी उसी लड़की के ख्वाबों में था, जिसकी वजह से कुछ फूल इकट्ठा करते ही उन्हें अपनी कॉलोनी से बाहर रख देता है ताकि ये उसकी मन पसंदीदा लड़की उठा ले, जिसके बारे में कॉलोनी के अंदर किसी को भी पता नहीं था कि इसके दिल में भी लड़की का लड्डू फूट रहे हैं। जहाँ पर अब हम अगली शाम वाइड को भी सेम पहले की रूटीन के साथ बेल बजाता हुआ देखते हैं ताकि लोग इसकी आवाज सुनते खुद ब खुद अपने घरों में वापस चले जाए, जिसका असर खुद टेबी पर भी बहुत ज्यादा पड़ता है। हालांकि वो इस टाइम सुना भी पैथन को एक कहानी रही थी, लेकिन बीच में बेल की आवाज सुनते अब टेबी भी पैथन को वहीं पर सुनाने के बाद अपने घर के सभी रास्ते बंद कर देती है ताकि वो मॉन्स्टर हमारे ऊपर हमला न करें। लेकिन जेड पर इन सभी बातों का जरा भी असर नहीं होता, जो आखिरकार अकेला ही रूम में पेड़ के ऊपर दिखने वाले निशान को बनाने में लगा हुआ था ताकि कोई ना कोई क्लू मिल जाए। जिसके बाद कैनी जेड को ऐसा करता देखते ही बहुत गुस्से में आ जाता है, जो नहीं चाहता था कि जेड मेरी बुक को हाथ भी लगाए, और आखिर में बुक को साथ लेते ही वहां से चला जाता है, जिस सब के बारे में वाइड को एक भी बात का इल्म नहीं था। जो इस टाइम बेल बजाने के बाद जो ही आगे जाने लगता है तो बीच में फादर सामने आता है, इसे भी खुद के साथ बातें करने का कहता है, जो बात सुनने के लिए वाइड भी अगली सुबह आने का कहता है, लेकिन फादर को ये बहुत ही अर्जेंट करनी थी, जिसकी वजह से रूम में जाते ही अब फादर वाइड को अपने बारे में सब कुछ सच बता देता है कि मैंने तुम सभी से झूठ बोला कि सारा मेरे हाथों से भाग गई। जो बात सुनने के बाद वाइड के तो होश ही उड़ जाते हैं, जो नहीं चाहता था कि फादर मेरे साथ इस तरह का मजाक करे, क्योंकि ये भी सच था कि फादर ने इस सारा को अपने पास पकड़ कर रखा है। हालांकि इसी बारे में तो खुद टेबी भी जिम के साथ बहुत ज्यादा परेशानी में थे, जिन्हें कोई इतना पता नहीं था कि हम कभी बाहर भी निकल पाएंगे या नहीं, जिसके लिए ये दोनों भी एक साथ रहने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकते थे। और यहीं पर हमें इन दोनों के प्यार का भी पता चल जाता है, जो इतना तो जान ही चुके थे कि हम कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, चाहे फिर जो भी हो जाए। और ये सब कहते टेबी भी दोबारा बेसमेंट में चली जाती है ताकि जमीन को और ज्यादा खोद सके। दिन की दूसरी साइड पर अब कॉलोनी में भी सभी लोग बड़े हैप्पी अंदाज में पार्टी करने लगते हैं, जब एलिस की हालत उन सभी से बहुत ही ज्यादा खराब थी। हालांकि फातिमा तो उसे देखते ही बेर कम पीने का कहती है, लेकिन एलिस पर इन बातों का जरा भी असर नहीं होता, जिसकी हालत से तो खुद जूली भी बहुत ज्यादा परेशानी में थी कि वो आज के दिन ही इस तरह का काम क्यों कर रहा है, जिस बारे में अब सभी को इकट्ठा करते खुद डोना भी फातिमा के बारे में बताने लगते कि ये लड़की हमारी कॉलोनी की सबसे बेस्ट लड़की है, जिसने पूरे 1 साल में आज तक भी किसी को तंग नहीं किया सिवाय हर एक की मदद के, जिसके लिए बाकी सब लोग भी बहुत हैप्पी थे क्योंकि फातिमा ने उनके साथ एक अच्छी बेटी और बहन बनकर लाइफ गुजारी थी, जिसके ऊपर से फार्मिंग को लेकर तो सभी और भी बहुत हैप्पी हो जाते हैं, जिससे कॉलोनी वालों को बहुत ही फायदा हो रहा था। और यही सब कुछ खत्म करते बीच में एक लड़की आते ही फातिमा को गले लगाते किस करना शुरू कर देती है, जो सारा को जूली को बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन टाइम पर कुछ भी नहीं कहती क्योंकि इसी बीच अब डोना ने भी फातिमा को एक ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया था, जिसको लेकर दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं। अब चलते हैं ब्राइड और फादर के पास, जो दोनों ही सारा को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी में थे। हालांकि ब्राइड तो इसे समय भी एक मजाक रहा था, लेकिन ऐसा होता नहीं, और वो फादर को अपने प्लान के बारे में भी बता देता है कि मैं जंगल में जाने का सोच रहा हूँ ताकि अपने बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ सकूं, जिसके लिए फादर भी राजी था कि कहीं हम बाहर निकलने के लिए कामयाब हो जाएं। वो इसी वजह से बातों को और आगे बढ़ाने के लिए ब्राइड को अपनी बेड की बोतल और खून के कपड़े दिखाने में लग जाता है, और ये भी कि मैं अपने पास्ट में क्या कर चुका हूँ, जो असली दुनिया में जो ही चर्च के अंदर लोगों को ज्ञान दे रहा था। तो बीच में एक बच्चा आते ही उसे मदद मांगना शुरू कर देता है कि मेरा फादर बहुत ही
बड़ी मुश्किल में है, इसीलिए मेरा साथ दो। लेकिन मुझ पर इन सभी बातों का जरा भी असर नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैंने बच्चे को एक चॉकलेट देते ही वहाँ से रवाना कर दिया, जबकि उस बच्चे की बात 100% सच थी, जिसके फादर को सच में किसी ने मार दिया। और मैं इसी वजह से ये सारा सामान लेकर जो ही गार्ड की तरफ से दी हुई आवाज सुनकर आगे बढ़ा तो ये जगह फिर कॉलोनी ही थी, जहाँ पर मैंने इस सब के बारे में किसी भी दूसरे को नहीं बताया। जबकि अगले दिन मुझे भी यही सब कुछ याद दिलाने वाली लड़की सारा ही थी, जिससे बर्ड भी भड़क उठता है, क्योंकि उन्होंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि फादर हमारे साथ इस तरह का काम करेगा और उसे भी सारा को रात टाइम बॉक्स में डालने का कहता है, जिसके लिए फादर ने भी वहीं पर मना कर दिया। जो जानता था कि सारा हमारे लिए बहुत ही काम की लड़की है, क्योंकि उसी ने ही वॉइस की मदद से फादर को चॉकलेट पर बना हुआ टैटू का निशान बना कर दिया, और इसी वजह से वो बर्ड को भी सारा अपने साथ जंगल में ले जाने का कहता है, ताकि रास्ते में ये अपनी वॉइस सुनने पर बर्ड की मदद कर सके। लेकिन ये भी किसी हाल में ऐसा करने के लिए राजी नहीं था। जिनकी दूसरी साइड पर जब सभी लोग पार्टी करने में मसरूफ थे, तो बीच में अब केविन को भी रात टाइम दोबारा वही लड़की देखने को मिलती है, जिसके हाथों में उसी का ही गुलदस्ता था, और बात एक ही थी कि मुझे अंदर आने दो। हालांकि केविन पहले तो राजी भी नहीं होता, लेकिन जल्द ही लड़की पर अपनी भ्रास निकालने के लिए मिरर खोलते उसे अंदर ले आता है, जिसके बाद की बारी थी दोनों के प्यार करने की, और ये लग भी उसी में ही जाते हैं, जहाँ पर आखिरकार अब ये लड़की भी मॉन्स्टर बनते हैं। केविन को वहीं पर बहुत बुरी तरह मार देती है, जिस सब का अंदर मुझे किसी भी दूसरे को पता नहीं था कि उस मॉन्स्टर लड़की ने विंडो भी खोल दी, और ऊपर से टाउन में जेड भी केनी को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, जिसके खाना न खाने पर अब जैन भी उसे वहीं पर गुस्से के साथ डांटना शुरू कर देती है, जिसके बाद इसे भी बात माननी ही पड़ती है। और ऊपर से तो फातिमा भी रोमी को अकेला बैठा देखते उसी के पास पहुंच जाती है, जो समझ रही थी कि मैं यहाँ पर बस अकेली ही हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, जिसके बाद फातिमा भी उसे अपना पहना हुआ स्वेटर देते बहुत हैप्पी कर देती है, जिसके बाद रोमी की खुशी का तो कोई ठिकाना भी नहीं था, जो इसी बातों को सोचते जो ही आगे जाने लगती है। तो बीच में मॉन्स्टर लड़की भी केविन को मारने के बाद अपने ऊपर खून साफ करते जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है, और ये सब कुछ तो खुद रोमी को भी बहुत अजीब लगता है, जिसकी वजह से उसे देखने के लिए जो ही अंदर जाती है तो वहाँ पर अब मॉन्स्टर लड़की नहीं बल्कि उसके साथ ही पहुंच चुके थे, जिन्होंने बिना टाइम वेस्ट के रोमी को मारते ही सभी के ऊपर हमला शुरू कर दिया, जिससे अंदर मौजूद एक आदमी के ऊपर खून पड़ता तो मच भी भगदड़ी जाती है कि अब हम किस तरह अपनी लाइफ बचाएंगे। हालांकि दूसरी तरफ तो जूली भी फातिमा से उस लड़की के साथ मिलने के बारे में पूछ रही थी कि एलिस कहीं तुमसे खफा ना हो जाए, लेकिन फातिमा जानती थी कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों ओपन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। जिसके बाद जूली उसे ये भी कहती है कि क्या मैं भी तुम्हें उस लड़के की तरह किस कर सकती हूँ, लेकिन बीच में ही फातिमा का जवाब सुने बगैर डर के मारे वहाँ से भाग जाती है, ताकि वो मुझसे नाराज ना हो जाए, और इसी के साथ पहुंच भी एरे के रूम में ही जाती है ताकि कुछ टाइम अकेला बिता सके। लेकिन उसके रूम में भी जाने के बाद जूली के होश ही उड़ जाते हैं, जिसने यहाँ से जाने की सारी प्लानिंग कर रखी थी और उसका पूरा सामान भी पैक था। और तो जूली उससे पूछने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बीच में अब पूरी कॉलोनी में भी खून का खेल शुरू हो गया था, जिसकी वजह से मॉन्स्टर सभी लोगों को एक एक करते मारने में लगे हुए थे, जिसकी वजह से डोना और फातिमा के पास भी कोई रास्ता नहीं था सिवाय कॉलोनी से बाहर जाने का, और वो इसी वजह से सभी लोगों को गाड़ी में इकट्ठा करते हैं, वहां से जाने का प्लान बनाने में लग जाते हैं। लेकिन एलिस का कोई बेता पता नहीं था, जिसकी वजह से डोना भी फातिमा को वहीं पर छोड़े खुद टाउन की तरफ निकल पड़ती है। और अब चलते हैं एलिस के पास, जो खुद के सामने मॉन्स्टर को देखते ही वहीं पर जंप लगाते नीचे पहुंच जाता है, जहां बीच में फातिमा आती है। अब दोनों ही एक साथ अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर फातिमा ने खुद ही आमने सामने के दोनों डोर ला करके बीच में तालिस्मान लगा दिया, जिसकी असर से इनकी भी जान बच जाती है, और ये एक दूसरे को भी बता देते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और करती भी हूँ। जिन सभी की दूसरी तरफ अबेरक भी अपनी जान बचाने के लिए जूली को रस्सी के साथ नीचे पहुंचाते जंगल की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि वो जानता था कि ये व्हाइट शर्ट वाला बच्चा हमें मरने नहीं देगा। और होता भी ऐसा ही है, जो आखिरकार फारग ट्री के पास जाते ही जूली को अंदर जाने का कहता है, लेकिन अपने भाई को बस यही कुछ बता देना कि अब वो सब कुछ शुरू हो गया है, जिसके बारे में पैथन के सिवा और कोई भी नहीं जानता था। और इसी के साथ खुद जूली भी अंदर जाते एक टनल नुमा केव में पहुंच जाती है, जिसे जरा भी खबर नहीं थी कि मैं इस टाइम कहाँ पर मौजूद हूँ, जिसके मामले दूसरी तरफ जमीन खोदते ही एक दूसरे के साथ मजे और प्यार करने में लगे हुए थे। लेकिन इतना नीचे जाने के बाद भी उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आया था, जिसके बारे में बर्ड और फादर एक दूसरे के साथ बातें कर ही रहे थे कि बीच में अपने सामने आरवी को देखते इनके भी होश उड़ जाते हैं, जहाँ से बाहर निकलने के बाद सभी को बॉयड अंदर जाने का कहता है, लेकिन अपने बेटे के ना होने पर तो इसके अपने भी होश उड़ जाते हैं कि वो किस हाल में होगा। और इसी के साथ बस सभी को लेकर जा ही रहे थे कि बीच में एक मॉन्स्टर ने फादर पर हमला करते उन्हें भी जान से मार दिया। हालांकि बर्ड से अंदर तो ले भी आता है, लेकिन इतना तो जानते ही थे कि वो बचने वाला नहीं, जिसकी वजह से भरपूर कोशिश के बावजूद भी फादर बाइबल पढ़ते अपनी जान से हाथ धो बैठता है। जब बर्दाश्त कर पाना खुद बर्ड के लिए बहुत ही मुश्किल था कि हम कब इस जंजाल से बाहर निकलेंगे। और इसी के साथ हमारी आज की ये एपिसोड खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब चलते हैं एपिसोड 8 की तरफ, जहाँ शुरू में हमें बर्ड और फादर एक साथ बैठे हुए नजर आते हैं, जहाँ पर फादर
फादर बॉयड को सारा के बारे में सारी जानकारी दे रहा था, जिसमें यह कि वो हमारी यहाँ से बाहर निकलने के लिए मदद कर सकती है, चाहे फिर जो भी हो जाए हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। जिस सब को सुनकर बॉयड पहले तो बहुत ही गुस्से में आ जाता है, लेकिन जल्द उसे भी यकीन आ गया था कि हमें सारा की मदद लेनी चाहिए। जो अब इन सब बातों को कर ही रहे थे कि बीच में अभी ने भी अपने सामने वहीं पर एक गाड़ी आती हुई नजर आती है, जो कि और नहीं बल्कि थी भी डोना की, जो कॉलोनी में मौजूद सभी लोगों को मॉन्स्टर से बचाकर टाउन में ले आई थी ताकि उनकी जान बचा सके। और इन्हीं को अंदर लाने के चक्कर में फादर को भी अपनी जान से जाना पड़ता है, जो बर्दाश्त कर पाना बॉयड के लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अभी हमारे साथियों की जाने जाए। और अब चलते हैं अगली सुबह, जहाँ बॉयड हमें अपना सारा सामान पैक करता हुआ नजर आता है, जैसे वो पूरी तरह यहाँ से जा रहा हो। जिसे बीच में कैनी आते ही कॉलोनी में मौजूद सभी बचे हुए लोगों के बारे में बताने लगता है, जिन्हें उसने एक एक करके टाउन में मौजूद सभी घरों के अंदर तकसीम कर दिया था ताकि वो इनको अपने साथ रखने के लिए एक्सेप्ट कर लें। लेकिन जल्दी बॉयड को सामान पैक करता देखते इसके अपने भी होश उड़ जाते हैं, जो नहीं चाहता था कि बॉयड यहाँ से कहीं भी दूर जाए। लेकिन वो किसी की भी बातों को मानने वाला नहीं था, क्योंकि बॉयड मान गया था कि अब हमें हर हाल के अंदर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा ताकि बाकी बचे हुए लोगों की जाने ना जाएं। और उन्होंने इस काम को जल्द ना किया तो ये बचे हुए लोग भी मारे जाएंगे, जिसके लिए कैनी भी बॉयड के ऊपर गुस्सा होने लगता है कि अगर तुम चले गए तो हमें कौन संभालेगा। लेकिन बॉयड इस बात के जवाब में कैनी को पहले से तैयार कर रहा था कि अगर मैं कहीं जाऊं या मारा गया तो पीछे कैनी भी उसी की तरह सभी को संभाल सके। और वो यही सब कोई कैनी को कहते ही वहां से निकलकर सारा के पास पहुंच जाता है ताकि उसे भी फादर के बारे में बता सके। हालांकि उसे बॉयड को अपने सामने बर्दाश्त कर पाना तो बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी फादर के कहने पर उसी को जिंदा रखना था, जिससे अब वो अपने साथ लेते ही जंगल की तरफ निकल पड़ता है। हालांकि इस बारे में तो खुद सारा भी नहीं जानती थी कि बॉयड मुझे कहाँ पर ले जा रहा है, जबकि पूछने पर इसे भी बॉयड के गुस्से को बर्दाश्त करना पड़ता है, जो इस टाइम सारा को अपनी फैमिली के बारे में कुछ बातें बताने लगता है जब वो सबसे पहले इस टाउन में फंसे थे। और इसी के साथ अब हमें भी उसकी फैमिली देखने को मिलती है, जिसमें वो और एलिस अपनी मॉम एबी के साथ बातें करते हुए ट्रिप पर जा रहे थे ताकि खुद को एंजॉयमेंट दे सकें, जिसके लिए एलिस खुद भी बहुत हैप्पी अंदाज में अपनी मॉम के साथ बातों में मसरूफ था। जहाँ पर हमें भी इस फैमिली के प्यार का पता चलता है, जिसमें एबी एक भी मिनट बॉयड से दूर नहीं रह सकती थी, जबकि कुछ कम तो एलिस भी नहीं था, जो इस टाइम बॉयड के साथ मिलती अपनी मॉम को तंग करने पर तुला था, जिसे ये दोनों बाप बेटा एक सॉन्ग गाकर बहुत ही बुरी तरह तंग कर रहे थे, जिसका मॉम पर भी कुछ अच्छा खासा असर नहीं होता। और इसी के साथ बस आगे बढ़ने ही लगते हैं कि बीच में एलिस अपने सामने बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ देखते ही फादर को रोक लेता है, जिसे उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हमारे साथ इस तरह का काम भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा इस कॉलोनी में आने वाले सभी लोगों के साथ होता था। जो सारा कुछ वो इस टाइम आगे जाते सारा को बता रहा था। हालांकि वो कहाँ जा रहे हैं पूछने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जिसने इस बार तो गन भी निकाल ली थी कि अगर सारा भागने की कोशिश करे तो इसे वहीं पर ही मार दूंगा, लेकिन वो भी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी, जिसे बीच में आगे जाते बर्ड फादर की मौत का बताते और भी हैरान कर देता है कि किस तरह पिछली रात उन्हें मॉन्स्टर ने लोगों को बचाने के चक्कर में मार दिया, और ये भी कि कॉलोनी में 14 लोग मारे गए, जिससे ये लड़की भी गम के मारे रोने लगती है, जो नहीं जानती थी कि हम कब इस मुश्किल से बाहर निकलेंगे। जिस सब के बारे में जेड भी बस सोच ही रहा था कि बीच में इसे भी कैनी कुछ लोग अपने सामने दिखाने के लिए ले आता है, जो जेड और कैनी के अलावा उसकी मॉम के साथ एक ही घर में रहेंगे, जो बात जेड को जरा भी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हमारे साथ कोई और भी आकर रहे, लेकिन ऐसा करना भी लाजमी ही था, जिसकी वजह से कैनी बिना जेड की बातों को माने सभी लोगों को यहीं पर रहने का कहता है, जिसके बदले में जेड भी गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। जिसका टीममेट की बेटी भी बहुत बुरी तरह रो रही थी कि मैंने फेस टू फेस लोगों को अपने सामने मरता हुआ देखा, जो काम बहुत ही मुश्किल था। तभी मॉम के पूछने पर वो ये भी बताती है कि मैंने किस तरह खुद की जान बचाई, जो सारा कुछ कमाल भी विक्टर का ही था, जिसने पहले से ही खुद के भागने की तैयारी कर रखी थी। जो सुनकर जिम तो गुस्से से पागल ही हो जाता है, लेकिन जूली के मुंह से सब कुछ शुरू हो गया। सुनते पैथन को भी यकीन आ जाता है कि विक्टर की कई सारी बातें सच हैं, जिसने जूली को फारवे ट्री में छोड़ते ही मॉन्स्टर से बचाया था। और इसके बारे में खुद पैथन भी जानता था कि वो कई बार सही काम करता है, लेकिन कई बार इसमें भी गलती हो जाती है, जिसके बदले में टैबी के तो होश ही उड़ जाते हैं। और इन्हीं बातों को सुनकर जूली भी डर के मारे वहां से चली जाती है, जो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी कि अब हमारे साथ क्या होगा। हालांकि उसे मॉम भी दिलासा देने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, जिन्हें बीच में जेड आते वो भी परेशान कर देता है, जो इन्हें बताने भी विक्टर के बारे में आया था, लेकिन जिम नहीं चाहता था कि मेरी बेटी को कुछ भी बताए। जिस सबको जेड खुद भी समझ जाता है कि जिम की इसमें कोई भी गलती नहीं, जो सारा कुछ बस एक फादर के तौर पर कर रहा है। जहां अगले सीन में अब हमें भी बॉयड और उसकी फैमिली देखने को मिलती है, जिस बारे में कॉलोनी के अंदर किसी को भी पता नहीं था कि ये कौन है, लेकिन रात टाइम फादर इनकी गाड़ी को आता देखते ही खुद सामने पहुंच जाता है, जैसे वो इनको पहले से ही जानता हो, और कह भी बस एक ही बात रहा था कि हमें जल्द अज जल्द यहाँ से बाहर निकलकर हाउस में जाना होगा, और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो इसके बदले में तुम सभी मारे जाओगे। जब बात सुनने के बाद तो एबी बॉयड को आगे चलने का कहती है, लेकिन जल्दी बाहर से कुछ आवाजें सुनने के बाद यह भी फादर के साथ उन्हीं के खुफिया जगह में पहुंच
जाते हैं। जो काम था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन फिर भी अंदर जाने के बाद इन सभी को बाहर लोगों के मरने की आवाजें सुनाई देती हैं, जिसमें डोना इन्हें कभी भी बाहर जाने का नहीं कहती। जिस सब के बारे में इन्हें अगली सुबह बाहर निकलते ही सारा कुछ मालूम हो जाता है। जहाँ पर लोगों को मरा हुआ देखते इनके भी होश उड़ जाते हैं, जिन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इस जगह के मॉन्स्टर लोगों के साथ इस तरह का काम करते हैं। और वो यही कुछ सारा को बताता ही अपने सामने एक रूम में ले जाता है, जो था तो बहुत ही डरावना, लेकिन फिर भी बॉयड सारा को आज का दिन उसी के अंदर गुजारने का कहता है जब तक वो अपना सामान लेकर नहीं पहुंचता। और जो ही सारा को लॉक करने का सोचता है तो उसने भी मना कर दिया, क्योंकि वो जानती थी अगर मैं यहाँ से भाग गई तो कॉलोनी के लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और ये बात तो खुद बॉयड के ऊपर बेअसर करती है, जिसने अब अपने पास्ट में खुफिया जगह से बाहर निकलने के बाद लोगों को यहाँ पर कुछ असूल बनाकर रहने का कहा, ताकि वो एक साथ खुद की जान बचा सकें, जिसका बस एक ही रास्ता था कि वो एक साथ रहे, ना कि अकेले। जिससे खुद फादर भी राजी हो जाता है, क्योंकि बॉयड पूरे 30 साल आर्मी में सर्विस कर चुका था, जिसकी वजह से वो लोगों को एक साथ रहने का कहते ही अपना सामान डाइनर में ले आने का कहता है, जहाँ पर सभी लोगों के लिए एक ही खाना बनाया जाएगा, जिसके लिए लोग अपने सामान को लेकर वहीं पर ही पहुंच जाते हैं। जैसे उन्होंने बॉयड को ही अपना सीनियर मान लिया हो, लेकिन उसकी बीवी को यहाँ पर एक भी बात समझ नहीं आ रही थी कि हम कैसे बाहर निकलेंगे, जो इसे बस समय भी एक सपना ही रही थी, हालांकि ये सारा कुछ सच था, जिसमें रहने के लिए बॉयड भी एक दिन जंगल के अंदर से गोड पकड़ कर ले आता है, जो सब कोई फादर को देखते ही बहुत हैप्पी हो जाता है, क्योंकि उन्होंने तो कभी भी यहाँ से बाहर जाने की कोशिश नहीं की, जिसके बदले में सब बॉयड की अपनी बीवी और फैमिली पर हो रहा था, जिसमें एलिस अब अपने फादर को लोगों की मदद करता देखते ही बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि फादर मुझे और मोम को छोड़कर दूसरों की मदद करे, जबकि वो जानते भी थे कि मोम की हालत सचमुच में अच्छी नहीं है। लेकिन बॉयड भी जानता था कि मुझे किसी भी हाल में इस जगह के अंदर लोगों को बचाना होगा, वरना बहुत सारे मासूम लोगों की जानें चली जाएंगी। जिसके बाद एक साथ ही दोनों एबी से रात टाइम बात करने के लिए मान जाते हैं, जो कभी होने वाला भी नहीं था, क्योंकि इस टाइम बॉयड जो ही जंगल के अंदर पेड़ों पर निशान लगा रहा था तो बीच में एक डाक देखने पर इसके अपने भी होश उड़ जाते हैं कि वो शायद इसे पकड़ लेगा, लेकिन ऐसा कर पाना उसके लिए मुमकिन नहीं था। जो ऊपर से उसी डाक को भागने के बाद पकड़ने के चक्कर में खुद भी जंगल के अंदर खो जाता है, जिसके बाद रात होते है तो ये खुद भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था कि अब मेरा बचना मुमकिन नहीं, जिसकी वजह से इसी डर के मारे जो ही वहां से भाग रहा था तो बीच में ये भी केव के अंदर गिर जाता है, जहाँ मॉन्स्टर बॉयड को देख तो पा ही रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी अंदर आने की जरूरत नहीं करता, जिससे इसे भी मालूम हो जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो खास है ही, जिससे हमें भी वहीं पर तलिस्मान देखने को मिलते हैं, जिन्हें कॉलोनी के लोग अपने घरों में लगाकर खुद की जान बचाते थे। और इन्हें खोजने वाला भी खुद बॉयड ही था, जो अब सभी को वहां से बाहर निकालता ही कॉलोनी में पहुंचकर तो और भी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वहां पर अब बॉयड की बीवी इस सारे कुछ को सपना समय कर लोगों को गन के साथ मारती जा रही थी। हालांकि बॉयड इसे रोकने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बीच में वो डोना को भी मारने ही वाली थी। एलिस के आने पर बॉयड को अपनी बीवी को मारना पड़ता है कि कहीं वो अपने ही बेटे को न मार दे, जिसके बाद उसी दिन से लेकर आज तक बॉयड के साथ उसका बेटा बातें नहीं करता था, क्योंकि वो अपनी मॉम के मरने का जिम्मेदार फादर को ही समझता था, जिसका इस टाइम क्रिस्टी इलाज करने में लगी हुई थी, क्योंकि मॉन्स्टर से बचने के चक्कर में एलिस का हाथ भी बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया था। लेकिन क्रिस्टी के सेट करने पर फातिमा भी हैप्पी हो जाती है, जहाँ पर इस टाइम कॉलोनी के और भी बहुत से लोग मौजूद थे, जिनके बीच में कैनी अब क्रिस्टी के पास आते ही एक बुक पढ़ने के लिए ले आता है, ताकि वो अपने फ्री टाइम को इसे पढ़ने के साथ अच्छी तरह स्पेंड कर सके, जिससे खुद क्रिस्टी भी हैप्पी हो जाती है। लेकिन बीच में खुशी के मारे कैनी का एक चुम्मा लेते तो उसे और भी हैप्पी कर देती है, जहाँ पर आखिर में हमें भी बॉयड देखने को मिलता है, जो इस टाइम अपने बेटे के साथ मिलने के लिए आया हुआ था, ताकि उसे भी बता सके कि मैं यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए अगर मैं वापस ना आऊँ तो मुझसे कभी भी खफा ना होना। जिसकी बातों को बस एलिस भी आराम के साथ बैठा सुन रहा था, जिससे फातिमा तो बहुत ही गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि एलिस अपने फादर के साथ इस तरह का काम करे, जिसके बदले में ये भी नहीं जानती थी कि वो अपने बाप के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन फिर भी अब फादर के जाने के बाद एलिस को उनके साथ राजी होने का कहती है, ताकि बॉयड जाते टाइम दुखी ना हो, चाहे फिर उन्होंने जैसा ही क्यों ना किया हो, लेकिन फादर तो बस फादर ही होता है। और इन सभी बातों का खुद एलिस पर भी असर होता है, जिनकी दूसरी साइड पर अब खुद जिम भी जेड को साथ लेकर डोना के पास पहुंच जाता है, ताकि बाहर निकलने का कोई रास्ता खोज सके। और उन दोनों की बातें सुनने के बाद खुद डोना भी राजी हो जाते हैं, क्योंकि जिम अब रेडियो सिग्नल के लिए इसी कॉलोनी के ऊपर एक टावर बनाना चाहता था, जो यहाँ पर सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। और होता भी ऐसा ही है, जिसके लिए डोना तो वहीं पर ही मान जाते हैं, क्योंकि उन सभी ने आज के दिन से इस कॉलोनी को भी छोड़ दिया था, जिसमें होने वाले कारनामे से खुद जूली भी बहुत बुरी तरह डरी हुई थी, जिसे उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरे साथ इस तरह का काम भी होगा। जो इस टाइम अपनी मोम के खोदे हुए गड्ढे को देखकर परेशान थी, कि बीच में टेबी आते जूली को दिलासा देने लगती है कि वो परेशान ना हो जाए, लेकिन उसके दिल में आज भी अपने मोम और डैड के अलग होने की परेशानी थी कि वो डिवोर्स न ले ले। लेकिन टेबी इस बात के लिए वहीं पर ही मना कर देते कि हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, चाहे फिर जो भी हो जाए। जिसके बदले में इसे भी अपने बेटे के बारे में बताने लगती है, जो छोटा होने पर टेबल के ऊपर बस लेटा ही था कि बीच में फोन कॉल आने पर जिम जो ही उसे अटेंड करने लगता
है तो इसी भी थॉमस गिरते ही जान से हाथ खो बैठता है। जो बर्दाश्त कर पाना टेबी के लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी इन दोनों की आपस में सारी बातें खत्म हो चुकी थी और जूली को भी एक ही डर था कि मॉम का डिवोर्स ना हो, जो आज के बाद कभी भी होने वाला नहीं था। जहाँ पर अगले दिन अब बॉयड भी सभी लोगों को लड़ता देखते और ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अब सबसे बड़ा मसला था इन्हें अपने साथ रखने का, जिसकी वजह से वो भी इन्हें एक साथ प्यार और मोहब्बत से रहने का कहता है ताकि खुद को महफूज रख सके, वरना इस तरह तो सभी मारे जाएंगे। जो इस सब के बारे में जंगल के अंदर जाने से पहले डोना को भी बता देता है कि मेरे बेटे का ख्याल रखना, जिसकी वजह से दोनों आखिर में एक दूसरे के गले लगते रास्तों पर निकल पड़ते हैं। जानवरों में जाने के बाद खुद बॉयड भी अपने सामान को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है, जिसे जल्दी मालूम हो जाता है कि मेरा बेटा भी मेरे पीछे है, जिसके साथ मिलने के बाद हमें भी फातिमा की हुई बातों का असर नजर आता है, जो बिना कुछ कहे बस अपने बाप से माफी मांगने लगता है, जिससे जाते वक्त खुद बॉयड का दिल भी बहुत हैप्पी हो जाता है कि पीछे मुझे ये डर नहीं होगा कि एलिस मुझसे खफा है। जो बीच में सारा को बाहर निकालता देखते हुए भी परेशान हो जाता है, जिसे कॉलोनी के सभी लोग मरा हुआ समझ रहे थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, जिसे बॉयड आखिर में जाने से पहले इस बात को भी सभी से छुपा कर रहने का कहता है ताकि अंदर किसी को भी पता ना चले कि बॉयड सारा के साथ जंगल में गया है, जिस बारे में केनी भी टाउन के अंदर सभी को बताने में लगा हुआ था कि बॉयड हमारी वजह से अपनी जान को खतरे में डाल रहा है, इसीलिए हमें भी उसके पीछे सब कुछ संभालना होगा। जिससे असरअंदाज होकर जिम भी लोगों को एक टावर की तैयारी करने का कहता है ताकि खुद की जान बचा सकें, जिसकी बातों को सुनने के बाद सभी लोग थोड़ा थोड़ा सामान लेते ही कॉलोनी में जाने लगते हैं ताकि टावर को बना सकें। जहाँ पर बीच में एलिस के आने पर तो खुद फातिमा भी उसे देखते बहुत खुश हो जाती है कि आज के दिन इन दोनों बाप बेटे की गलतफहमी भी दूर हुई। जहाँ बॉयड ने भी अब सारा को साथ लेकर अपना सफर शुरू कर दिया था। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये एपिसोड खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।